स्टूडेंट्स अकाउंटिंग में 2023 रेगुलर एंड प्राइवेट का पेपर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। और पहले इस पेपर में सबसे पहले तो सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी की तरफ। तो 2023 के ये एनुअल पेपर को हम आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पेपर में आपको लिखी हुई होती हैं। और पहले एमसीक्यू से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखें, फर्स्ट वन कहते हैं द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ परचेजेस, यानी इनमें से परचेजेस को सही तरीके से अच्छा जो बेस्ट डिस्क्राइब इसकी डेफिनेशन है बताइए। फर्स्ट वन कहते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी सिर्फ मर्चेंडाइज कैश पे ख़रीदी जाए उसको हम परचेजेस कहते हैं। जी नहीं। इक्विपमेंट को परचेज़ करेंगे, ऐसा भी नहीं है। इक्विपमेंट बिज़नेस के एसेट्स हैं, मर्चेंडाइज़ नहीं है। मर्चेंडाइज़ की डेफिनेशन ये है कि जो सामान बिज़नेस के लिए फॉर सेल करने के लिए लेकर आते हैं, रीसेल करने के लिए, उनको हम मर्चेंडाइज़ कहते हैं। यानी जिस चीज़ का आप बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं। और इस तरह लिखा हुआ है गुड्स परचेज फॉर यूज़ इन बिज़नेस, बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए। जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेज फॉर रीसेल, यानी वो मर्चेंडाइज़ जो आपने रीसेल के लिए परचेज़ किए हैं उसको हम लोग काउंट करेंगे अपना मर्चेंडाइज परचेजेस। ठीक है, तो वो मर्चेंडाइज जो आपने परचेज़ किए उसको हम लोग अपना इसलिए। नेक्स्ट में कहते हैं नंबर 2 में कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ डैश। कैश बुक क्या पर्पस सर्व करता है? कैश बुक जो है वो आपका एज अ लेजर भी पर्पस सर्व करता है। बिकॉज अगर आपने कैश बुक मेंटेन की है तो फिर कैश का और बैंक का टी अकाउंट आपको मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आपको वहीं से उसका कैश बुक का बैलेंस मालूम हो जाएगा, यानी कैश का और बैंक बैलेंस मालूम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ, यहाँ पे क्या लगाएंगे, लेजर। फिर लिखा हुआ है जर्नल, फिर लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस, फिर लिखा हुआ है जर्नल। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो क्या है इसमें, लेजर। ठीक है, अगर मेरे पास कैश बुक बनी हुई है तो मुझे कैश का और बैंक का टी अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से मुझे कैश और बैंक का फाइनल बैलेंस कैरी डाउन मिल जाएगा। नेक्स्ट में कहते हैं दिस इज़ अ कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट। ये कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है। इसमें से कौन सा अकाउंट है? कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है। कॉन्ट्रा इक्विटी बोलते हैं किसको है, जो कैपिटल कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे ड्राइंग। ड्राइंग कौन सा अकाउंट है? ड्राइंग का ऑनर का कॉन्ट्रा अकाउंट है। फिर लिखा हुआ है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, नहीं, ये तो कॉन्ट्रा एसेट है। परचेज डिस्काउंट, ये तो कॉन्ट्रा परचेज अकाउंट है। और सेल्स डिस्काउंट, ये कॉन्ट्रा सेल्स अकाउंट है। अगर इन चारों का अकाउंट को देखें तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? कॉन्ट्रा इक्विटी, यानी कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट। 4 में कहते हैं क्रेडिट नोट इशूड बाय अ बिजनेस विल बी एंटर्ड इन डैश। अब हमने आपको देखें क्लास में SR J PJ कंप्लीट करवाया था, तो उसमें याद करें डेबिट नोट किस में आया करता था? डेबिट नोट आया करता था PRJ में, और SRJ में क्या लिखा करते थे हम? क्रेडिट नोट। ठीक है, वैसे कॉलम बनता है डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर्स, नेम ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, अगर वो SJ है तो नेम ऑफ कस्टमर्स, और अगर परचेज रिटर्न है, अगर उसमें परचेज जर्नल है तो उसमें बनाते हैं नेम ऑफ सप्लायर्स। लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसमें क्रेडिट नोट की बात हो रही है तो इसमें इशूड बाय बिजनेस एंड विल बी एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न जर्नल। तो क्रेडिट नोट की एंट्री कहाँ जाएगी? SRJ में जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डेबिट नोट, तो डेबिट नोट वाली एंट्री कहाँ भी जाती है? परचेज रिटर्न जर्नल। ठीक है, वहीं से आप अपना देख लें जर्नल जो हमने मेंटेन किए थे, उसी के हवाले से ये MCQ पूछे जा रहे हैं। 5 में कहते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एक्रूड एक्सपेंस इंक्लूड्स डैश, यानी कि वो एग्जाम्पल बताएं जिसमें एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री होती है। ठीक है, फर्स्ट वन कहते हैं अनअर्नड रेंट। अनअर्नड रेंट कहते हैं एडवांस इनकम, रिसीव्ड बट नॉट अर्न, पैसे लिए कमाए नहीं हैं। और दूसरा कहते हैं कमीशन इनकम। ठीक है, फिर है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, और आखिर में है सैलरीज पेबल। तो इन चारों में से आंसर कौन सा लगाएंगे? एग्जाम्पल ऑफ एक्रूड एक्सपेंस, बात हो रही है एक्रूड एक्सपेंस की, यानी वो एक्सपेंसेस जो कि पे करना है। तो वो एक्सपेंस जो कि पे करना है उसका आंसर क्या लगाएंगे? सैलरीज पेबल। बिकॉज इनमें से सब अगर देखें जितने भी हैं वो किसी डिफरेंट चीज़ों को शो करते हैं। ठीक है, अनअर्नड रेंट शो करता है रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, पैसे ले लिए कमाए नहीं है। इनकम शो करता है कि आपने ठीक है पैसे ले लिए और आपने सर्विस अर्न परफॉर्म कर दी है, अर्न कर ली है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपकी एसेट्स को शो करता है। तो इसमें से एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री को क्या शो करता है? सैलरीज पेबल। द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज़ कंसर्न विद द डैश। ठीक है, इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है? मतलब याद होगा हम लोगों ने पेटी कैश बुक पढ़ी थी,
तो पैटी कैश बुक में इम्प्रेस सिस्टम का वर्ड यूज़ किया करते थे। और क्यों यूज़ किया करते थे कि जितनी पेमेंट आप कर देंगे उतने ही पैसे आपको नेक्स्ट मंथ और इशू किए जाएंगे, दिए जाएंगे। यानी पैटी कैशियर के पास उतने पैसे उसको दिए जाएंगे जितने उसने खर्च कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 हमने उसको दिए थे, उसने रिसीव कर लिया हमसे, और उसने पूरे महीने में 4500 खर्च कर दिए। तो उसके पास पैटी कैश फंड में 500 पहले से मौजूद हैं। तो उसको नेक्स्ट टाइम हम कितने पैसे और देंगे? 4500 ही देंगे उसको। जितने पैसे उसको हमने खर्च कर दिए उतने ही पैसे उसको देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रेस सिस्टम इज़ कंसर्न कि ताल्लुक किस चीज़ से है? पैटी कैश बुक से है। नंबर 7 में कहते हैं इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट येट रिसीव। देखें, जिस बात को अभी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पहले डिस्कस कर रहा था, बता रहा था अभी मैं, ठीक है। और इसी तरह से इंग्लिश अंग्रेज़ी जो है वो आपकी इसमें लिखी हुई आ गई। क्या लिखी हुई आ रही है? इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट कमा लिया, बट नॉट येट रिसीव, कमा लिए पैसे मिले नहीं हैं। तो वो क्या होनी चाहिए? हमारी एक्रूड इनकम, यानी वो इनकम कि जो हमने अर्न कर लिए, पैसे कमाए नहीं हैं, कमाए मतलब अर्न कर लिए, कमा लिए, मिले नहीं हैं, बट नॉट येट रिसीव्ड, ठीक है। अगर रिसीव नहीं किए तो कोई बात नहीं, तो वो हमारी किसका पार्ट है? वो हमारी एक्रूड इनकम का पार्ट है, यानी वो पैसे जो हम लोग फ्यूचर में रिसीव कर लेंगे। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, ठीक है। एक्रूड इनकम यानी वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है और भी पैसे इसके मिलना बाकी हैं। नेक्स्ट कहते हैं प्री पेमेंट इज़ इनिशियली रिकॉर्डेड एज डैश। जो प्री पेमेंट है, जिसकी हम लोग पेमेंट करते हैं, प्री पेमेंट, एडवांस पेमेंट, उसको हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो उसको हम लोग एसेट्स और एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। या तो हम एंट्री बनाएंगे प्रीपेड सैलरीज डेबिट कैश क्रेडिट, या फिर हम एंट्री बनाएंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ऐसा नहीं है कि हम उसको एसेट्स और इनकम में रिकॉर्ड करें, ये ऑप्शन गलत है। एसेट्स ऑफ लायबिलिटी रिकॉर्ड करें और लायबिलिटी रिकॉर्ड करें, ये भी गलत है। एसेट्स और ऑनर इक्विटी, ये भी गलत है। तो क्या सही है? एसेट्स और एक्सपेंस। किस चीज़ की पेमेंट? किसी भी चीज़ की प्री पेमेंट इज़ इनिशियली रिकॉर्डेड, एसेट्स और एक्सपेंस। टू डिटरमाइन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स ऑफ डबल एंट्री दिस इज़ प्रिपेयर डैश। यानी कि हम लोग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी डिटरमाइन करने के लिए ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या मेंटेन, क्या शो करता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स ऑफ डबल एंट्री। जो आपने जर्नल में एंट्री बनाई और लेजर पोस्टिंग करी, तो जमाम जर्नल एंट्री करने के बाद, लेजर पोस्टिंग करने के बाद, दोनों साइड्स के बैलेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि राइट हैं या रॉन्ग हैं, दोनों इक्वल बैलेंस हैं कि नहीं है, डबल एंट्री बैलेंस जो है वो जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो पहले क्या बनाते हैं? जर्नल, उसके बाद क्या बनाते हैं? जर्नल लेजर। और ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? तो उसका आंसर क्या है? टू डिटरमाइन दी अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स ऑफ डबल एंट्री। डबल एंट्री की अकाउंट्स को एक्यूरेसी चेक करने के लिए, उन दोनों बैलेंसेस को टैली करने के लिए क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बाकी भी लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट बिजनेस के रिजल्ट को शो करता है, आपके कारोबार की जो आमदनियाँ खर्चे हैं, इनकम स्टेटमेंट वो शो करता है। बैलेंस शीट आपकी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अगर लिखा हुआ है कि भाई बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी चीज़ शो करता है, तो वो क्या है? बैलेंस शीट। बिज़नेस के रिजल्ट्स कौन इन्फॉर्म करता है? प्रॉफिट एंड लॉस है, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। कैश बुक, ऑल रिसीविंग एंड ऑल पेमेंट्स, कैश की रिसीविंग, कैश की पेमेंट्स। नेक्स्ट में कहते हैं दिस वन इज़ करेक्ट, इनमें से ये करेक्ट है। तो फर्स्ट वन लिखा हुआ है लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल, ऑब्वियसली ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमने नहीं पढ़ा इस तरह से। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटी, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल पढ़ा था हम लोगों ने, तो लेकिन यहाँ लिखा हुआ है माइनस कैपिटल, तो इट मीन्स ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो सही वाला क्या लगाएंगे? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी प्लस ऑनर इक्विटी। तो पूछ रहे हैं दिस वन इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो एक करेक्ट है, बाकी इसमें 3 जो हैं वो इनकरेक्ट दिए हैं। और जो करेक्ट वन है वो कौन सा है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये इसका आंसर राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट में कहते हैं अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स इज़ डैश, ठीक है। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? ऑब्वियसली वो कौन सा अकाउंट है? वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। अच्छा, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट किसका है? तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट रिसीवेबल का है। रिसीवेबल के अगेंस्ट में हम अलाउंस फॉर बैड डेब्ट मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और बैड डेब्ट की एडजस्टिंग एंट्री पढ़ाई क्लास में, क्या एंट्री होती है? बैड डेब्ट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट। तो ये अलाउंस फॉर बैड डेब्ट जो है वो रिसीवेबल के अगेंस्ट में रिकॉर्ड किया जाता है और कॉन्ट्रा एसेट की हैसियत से।
नेक्स्ट में कहते हैं गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज़ रिकॉर्डेड इन डैश। अब हमने स्पेशल जर्नल पढ़े थे, तो स्पेशल जर्नल में ये डिस्कस किए थे कि कौन कौन सी एंट्री कहाँ कहाँ रिकॉर्ड की जाती है। तो परचेज जर्नल में सिर्फ वही एंट्री की जाती है जिसका ताल्लुक मर्चेंडाइज हो और ऑन क्रेडिट से हो। तो ये जो लिखा हुआ है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ओनली इन परचेज जर्नल, ठीक है। बाकी सेल जर्नल में किसकी होती हैं, जो मर्चेंडाइज जो सोल्ड आउट की जाती हैं, सेल की जाती हैं ऑन क्रेडिट पे, वो एंट्री तमाम कहाँ जाती हैं, सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं। इसी बाद नेक्स्ट में कहते हैं अंडर दी इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैश फंड इस पीरियोडिकली डैश, इस क्या करते हैं, उसको रिप्लेनिश करते हैं। अच्छा, ओपन करते हैं ऐसा नहीं है, क्लोज करते हैं ऐसा भी नहीं है, रिड्यूस करते हैं ऐसा भी नहीं है। अंडर द इम्प्रेस सिस्टम द पेटी कैश फंड इस पीरियोडिकली, यानी इम्प्रेस सिस्टम की हैसियत से पेटी कैश फंड को हम लोग हर बार क्या करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं। फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, पेटी कैश फंड को इस्टेब्लिश करते हैं। जब उसकी फ़र्स्ट टाइम पेटी कैशियर को पैसे देते हो आप, और पैसे देने के बाद उसको इसका चार्ज संभालना होता है, तो उसे कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। उसके बाद वो पूरे महीने इसमें एक्सपेंडिचर करता है, खर्चे करता है, ठीक है। तमाम छोटी मोटी पेमेंट्स, माइनर पेमेंट्स, स्मॉल पेमेंट्स, जस्ट लाइक स्टेशनरी के लिए, जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट के लिए, पोस्टेज, कार्टेज, ठीक है। कोई भी ऐसे हैं छोटे मोटे अखराजात हैं, माइनर पेमेंट्स हैं, वो सारी पेमेंट्स की जाती हैं। और उन सारी पेमेंट्स के बाद जो है वो आखिर में हम उसको रिप्लेनिश भी कर देते हैं। रिप्लेनिश मीन्स कि उसको दोबारा उतने पैसे दे दिए जाते हैं जितने उसने खर्च कर दिए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं एन एंट्री विद मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट इज कॉल्ड डैश। इसको याद कर लें, क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं उसको। ऐसी एंट्री की जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट हो और एक से ज़्यादा क्रेडिट हो, कौन सी एंट्री होती है, कंपाउंड एंट्री। फिर कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जो कैश बुक की दोनों साइड भी की जाती है। कैश बुक बनाते हैं 3 कॉलम, उसकी रिसिप्ट साइड पे भी आती है और पेमेंट साइड पे भी आती है, उसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कंपाउंड एंट्री बता दिया आपको कि एक ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट हो, एक से ज़्यादा क्रेडिट हो। डबल एंट्री कौन सी होती है, जर्नल में आप डेबिट भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं, ठीक है। जर्नल में आप डेबिट भी करते हैं, क्रेडिट भी करते हैं। ऑनर ने कारोबार में कैश इन्वेस्टमेंट की तो कैश भी डेबिट एंड कैपिटल भी क्रेडिट, ठीक है। तो इसे कहते हैं डबल एंट्री। और बाकी सिंगल एंट्री हमारा सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग के ताल्लुक है, उससे हम लोग वहाँ पढ़ेंगे कि क्या करते हैं सिंगल एंट्री में। नेक्स्ट कहते हैं अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड डैश। जो सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर की बात की जाए तो वो क्या कहलाती है, अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल मीन्स एक राउंड, एक चक्कर है जो पूरा कंप्लीट होता है जर्नल से स्टार्टिंग से लेके और आखिर तक, एट दी एंड तक। इसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इसके बाद फिर आपकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग एंट्री, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और ये सब चीज़ें इसमें इसका हिस्सा है। अकाउंटिंग पूरी साइकिल है ये, उसे कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल, सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं ऑल आर दी एग्जांपल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। ये सारी एग्जांपल फिक्स एसेट्स की हैं। किसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स, आपके बैलेंस शीट में जो नॉन करंट एसेट होते हैं उसे कहते हैं फिक्स एसेट्स, यानी जिनकी लॉन्ग लाइफ हो, ठीक है। जिन एसेट्स की लॉन्ग लाइफ हो, जिनका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर बेनिफिट मिल रहा हो, उसे कहते हैं फिक्स एसेट्स, जस्ट लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ठीक है। इस तरह की तमाम एलिमेंट, तमाम चीज़ें जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स कहते हैं। वो कह रहे हैं कि ऑल आर फिक्स एसेट्स, सारी एग्जांपल्स हैं एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, सिवाय इस चीज़ के। तो बिल्डिंग देखें, बिल्डिंग क्या है, नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स। मोटर व्हीकल, इक्विपमेंट, ये सब क्या है, ये फिक्स एसेट्स हैं। कौन सा नहीं है, मर्चेंडाइज क्या है हमारा, करंट एसेट्स, ठीक है। बैलेंस शीट में एज अ एसेट रिपोर्ट करते हैं, करंट हैसियत की हैसियत से। नेक्स्ट कहते हैं रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डैश, ठीक है। जब हम बिज़नेस में जर्नल में एंट्री पास करते हैं तो वो किस तरह पास करते हैं, किस तरह रिकॉर्डिंग करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है डेट वाइज रिकॉर्डिंग। फिर लिखा हुआ है अमाउंट वाइज रिकॉर्डिंग, फिर लिखा हुआ है अमाउंट वाइज रिकॉर्डिंग, ठीक है। फिर ये फिर मंथ वाइज रिकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं है, उसे कहते हैं डेट वाइज रिकॉर्डिंग। और डेट वाइज में भी क्या, यानी जिस डेट का ताल्लुक पहले है वो पहले एंट्री आती है और जिस डेट का ताल्लुक बाद में है उसकी एंट्री बाद में की जाएगी, तो उसे कहते हैं डेट वाइज। जैसे महीने में अगर 1 तारीख की एंट्री है तो 1 तारीख की एंट्री पहले बनाएंगे, 5 तारीख की एंट्री बाद में बनाएंगे, ठीक है। उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं नंबर 18 में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू डैश। ज़्यादा बेहतर ये कि इसमें हमने आपको जो क्लास में डिस्कस किए थे फॉर्मूले वो इस पर लिख कर फिर इसको सॉल्व कर लें आप,
तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। और ऐसे भी अगर देखें कि हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, आज माइनस का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इस तरफ आ गया तो दोनों आपस में प्लस हो गए, तो क्या बन जाएगा, वो टोटल सेल्स बन जाएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट लॉस, ये ऑप्शंस गलत हैं, ये ऑप्शन नहीं है सही इसमें। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स। हाँ, इन्हीं में से हम MCQs निकाल लें। अगर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो क्या रह जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इस तरह की मैंने आपको देखें 3 इक्वेशन बता दी कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स। चलिए नेक्स्ट कहते हैं, रेंट रिसीव इन एडवांस इज़ रिकॉर्डेड एज डैश। अब देखें एडवांस में रिसीव करने की बात हो रही है। जब एडवांस में आप पैसे रिसीव करेंगे तो कैश तो डेबिट करेंगे, एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट। पैसे तो आए, कैश तो मिल गया आपको। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको अपना इनकम रिकॉर्ड करना चाहते हैं या आप उसको अपना लायबिलिटी रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर आप की पॉलिसी ये है कि आप पैसे लेने के बाद इनकम रिकॉर्ड करते हैं तो फिर आप एंट्री बनाएंगे कैश डेबिट एंड रेंट रेवेन्यू क्रेडिट। और अगर आपकी पॉलिसी ये है कि आप पैसे रिसीव करने के बाद उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं तो आप एंट्री बनाएंगे कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेंट रिसीव इन एडवांस इज़ रिकॉर्डेड एज डैश। वो पैसे जो हमने एडवांस में लिए और उसको हम अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अनअर्न्ड रेंट में रिकॉर्ड करेंगे। और एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट। दिस अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस। इनमें से ये अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पे है तो ऑब्वियसली मेरे जो अकाउंट दिए होंगे उसके क्रेडिट साइड पे परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, बिकॉज परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। परचेज डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो कौन सा अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पे, इसमें से ये है सेल्स डिस्काउंट। तो सेल्स डिस्काउंट का बैलेंस किस साइड पे है, डेबिट साइड पे है। अब देखिए हम लोगों ने इस ईयर के MCQs डिस्कस कर लिए और अब हम सेक्शन बी की तरफ जा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये भी 40 मार्क्स के। अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज अलाउड। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं। अपने बेस्ट जो आपको 4 आते हों वो सॉल्व करें, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन में कहते हैं द अकाउंट्स इन द लेजर ऑफ SN स्पीडी डिलीवरी सर्विस कंटेन द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन May 31, 2023। ये आपको SN स्पीडी डिलीवरी सर्विस की तरफ से डेटा प्रोवाइड किया गया है और अकाउंट बैलेंस दिए गए हैं। अब इन तमाम अकाउंट बैलेंस को अगर गौर से देख लें तो बहुत आसान तरीका ये है कि भाई आपको इस सवाल में जो है वो ट्रायल बैलेंस रिक्वायर्ड होगा। रिक्वायर्ड पढ़ ले, रिक्वायर्ड में क्या लिखा है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अकाउंट्स। इनमें से प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अकाउंट के साथ आप क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस तो ये तो सारे बैलेंस गिवन हैं और इनमें से हमें क्या पता है डेबिट कौन से हैं, क्रेडिट कौन से हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा है कि आप उसमें से बैलेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई डेबिट कौन से, क्रेडिट कौन से। ऑल एसेट्स के बैलेंस किस साइड पे आते हैं, डेबिट साइड पे आते हैं। ऑल लायबिलिटीज़ नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ऑनर इक्विटी नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंस। इसी तरह से रेवेन्यू नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंस। इस तरह से एक्सपेंसेस नॉर्मली हैव डेबिट बैलेंसेस। तमाम बैलेंसेस को तो हमें पता है कि हाँ भाई कौन से बैलेंस कहाँ रिपोर्ट करते हैं। बस आपने इतना करना है कि इसको क्वेश्चन के मार्क्स हासिल करने के लिए ट्रायल बैलेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, यानी प्रॉपर सीक्वेंस अगर बनी हुई होगी। प्रॉपर सीक्वेंस क्या होती है, पहले नंबर पे एसेट्स, फिर अकाउंट कौन से यूज़ करेंगे, लायबिलिटीज़, फिर ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब तक आपने क्वेश्चन को पूरा देख लिया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पॉज करें और उसको अपने पास घर में भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। सॉल्व करने से ये होगा कि आपकी एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसकी। ठीक है, चलें, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, रीडिंग कर लिया होगा, देख लिया होगा आपने अब तक। तो इनमें से टोटल अगर अकाउंट गिन लें कितने हैं टोटल, आप अकाउंट गिन सकते हैं 1 2 3, ये आपके 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखें अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, बनाया नहीं है, सॉल्व नहीं किया, उससे पहले मेरे पास ये जो अकाउंट बन रहे हैं 14 बन रही हैं। तो इट मीन्स कि इन तमाम अकाउंट्स की सीक्वेंस अरेंज करने के बाद भी ये 14 ही होने चाहिए। ठीक है, अगर 14 नहीं बन रहे तो इट मीन्स कि आपने कोई अकाउंट आपसे जो है वो रह गया है सवाल में, उसको भी आप मुकम्मल कर लीजिएगा। सही है, तो अब यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं। बताइए इन
तमाम जो सीक्वेंस है इनमें पहला अकाउंट कौन सा लिखेंगे हम, कैश का लिखेंगे। ठीक है, तो पहला अकाउंट कैश से स्टार्ट करते हैं। कैश के फ़ौरन बाद हमें क्या लिखना चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल। नंबर 2 पे आ गया, यानी पहले अकाउंट अरेंज करते हैं एसेट्स के। एसेट्स को अरेंज करना शुरू करें, बाकी दूसरे अकाउंट खुद ब खुद सब कुछ अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो पहला अकाउंट कैश, कैश के बाद अकाउंट रिसीवेबल, उसके बाद आप आ जाएँ इसके प्रीपेड की तरफ। प्रीपेड भी एसेट अकाउंट है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर डिलीवरी इक्विपमेंट भी तो एसेट अकाउंट है। तो डिलीवरी इक्विपमेंट भी एसेट अकाउंट तो है, लेकिन वो आपका नॉन करंट एसेट्स है, और नॉन करंट एसेट्स को हम लोग करंट के बाद ही लिखते हैं। तो एसेट्स तो है, लेकिन उसको तमाम एसेट करंट के बाद लिखेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा मेंटेन करते हैं। पहला अकाउंट कैश, कैश के बाद अकाउंट रिसीवेबल, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रीपेड, इंश्योरेंस का बैलेंस लिखेंगे ये वाला, और फिर लिखेंगे डिलीवरी इक्विपमेंट। और जितने भी अकाउंट बैलेंस है ये सबके बैलेंस किस साइड पे आएंगे, डेबिट साइड पे आएंगे। अब बारी है लायबिलिटी की, और लायबिलिटी में आ जाएं आप। लायबिलिटी का अकाउंट देखें, एक अकाउंट पेबल है, ये लिखेंगे। नोट्स पेबल है, ये भी लिखेंगे। और एक लास्ट अकाउंट रिकॉर्ड में आ रहा है ये सैलरीज पेबल, ये भी लिखेंगे। तो ये तमाम लायबिलिटी अकाउंट भी अरेंज हो गए, एसेट्स भी अरेंज कर लिए, लायबिलिटी भी अरेंज कर ली। अब आते हैं ऑनर इक्विटी की तरफ। ड्राइंग पहले दिया हुआ है, कैपिटल बाद में दिया हुआ है। इन्होंने तरतीब आउट करके दिया हुआ है। वो तो एग्जामिनर है, आपको ऑब्वियसली तरतीब सारी आउट ही देगा। ये आपका काम है कि उस तरतीब को सही से अरेंज करके मेंटेन करना है। और रिक्वायर्ड भी देखें, ये लिखी हुई है, प्रॉपर प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, तो पहले हम कैपिटल लिखेंगे, फिर ड्राइंग लिखेंगे, उसके बाद रेवेन्यू अकाउंट, और फिर सारे एक्सपेंस अकाउंट। अब एक्सपेंस अकाउंट तो सारे सब हैं जितने भी हैं, अब सब सारे एक्सपेंस ही आने हैं आखिर में, तो आप सारे एक्सपेंस आखिर में लिख सकते हैं। तो ये अच्छी तरह देख लें, ये सारी पूरी सीक्वेंस है, ये पूरी सीक्वेंस बनी हुई है। पहला अकाउंट कैश, कैश के बाद रिसीवेबल, प्रीपेड, डिलीवरी इक्विपमेंट, अकाउंट पेबल, सैलरी पेबल, नोट्स पेबल, कैपिटल, ड्राइंग, रेवेन्यू, बाकी सारे एक्सपेंसेस। टोटल कर लिया आपने, टोटल इसकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों जो है वो आप देख लें, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। इस सब क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के इक्वल आने पे आपने खुश नहीं होना है कि भाई आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल आ गया, बराबर आ गया, आप खुश हो जाएं। नहीं, इस क्वेश्चन की जो नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, वो आपको जब मिलेंगे जब आपने प्रॉपर ऊपर टॉप पे कंपनी का नाम मेंशन किया होगा, हेडिंग दी होगी, SR नंबर आपने सारे लिखे होंगे। ठीक है, और बाकी सब किस तरह से सीक्वेंस आपने प्रॉपर मेंटेन की होगी। डबल लाइन आखिर में लगाइए तो ये इस क्वेश्चन के नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। वरना इनमें से कहीं भी अगर आपने हेडिंग में आपने जो है वो लाइन स्किप कर दी, SR नंबर नहीं डाले, तो फिर हो सकता है कि नंबर कम हो सकते हैं एक क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3, जब तक आप रीडिंग करें, देखें इस पूरे इस क्वेश्चन को, पहले पढ़ें, वीडियो को पॉज करें और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, रिक्वायर्ड पढ़ते हैं क्या लिखी हुई है इसमें। कहते हैं प्रेजेंटेड बिलो इज़ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सलीम रियल एस्टेट एजेंसी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर दिए हुए, और रिक्वायर्ड पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड में जो लिखे हुए वही काम करते हैं। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर फॉर्म ऑफ सलीम रियल एस्टेट एजेंसी। ठीक है, यानी एग्ज़ाम में ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, सिर्फ जर्नल प्रॉपर एंट्री बना के दिखाएं विद नरेशन। ठीक है, एंट्री करनी है, ब्लैक पेन ब्लू पेन दोनों पेन यूज़ करने हैं कॉम्बिनेशन के साथ। ऊपर टॉप पे हेडिंग देनी है मार्कर से, कंपनी का नाम, इसमें सलीम रियल एस्टेट एजेंसी, जर्नल ये सब कुछ लिखेंगे, फिर शुरू करेंगे। चले भाई, पहली एंट्री स्टार्ट करते हैं, बताइएगा। अक्टूबर 1, सलीम बिगिंस, कहते हैं कारोबार शुरू किया, स्टार्ट किया। ऑनर स्टार्टेड, यानी सलीम बिगिंस बिजनेस एज अ रियल एस्टेट एजेंसी विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ₹2 लाख। ऑनर ने कारोबार शुरू किया और बिज़नेस में कैश इन्वेस्टमेंट की है ₹2 लाख की। ऑनर कारोबार में क्या लेकर आया, कैश, और कैश हमारा क्या है, एसेट में इजाफा हो गया, कैश बढ़ गया, और प्रोवाइड करने वाला कौन है, ऑनर, तो इससे ऑनर इक्विटी में भी इजाफा हो गया। तो पहली एंट्री क्या होनी चाहिए, पहली एंट्री होनी चाहिए अक्टूबर 1 डेट लिखेंगे, कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। कैश पहले डेबिट में क्यों आया, क्योंकि कैश हमारा क्या है, एसेट, और एसेट में इजाफा हो गया, एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और ऑनर इक्विटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट बाय दी ऑनर, लाइन ड्रॉ कर दें, एंट्री फिनिश कर दें, पहली एंट्री मुकम्मल हो गई है। 2 पेन यूज़ करें, ब्लैक पेन ब्लू पेन। ठीक है, और जहाँ फर्स्ट टाइम क्रेडिट किया बिल्कुल उसी के नीचे से बाकी सारे क्रेडिट भी है, फिर आपकी इसी लाइन से होनी चाहिए। ये ना हो कि एक पहला क्रेडिट यहाँ से है, दूसरा कहीं और आगे पीछे से है, तो इसका बात का बहुत ख्याल रखिएगा। नंबर 2 में कहते हैं हायर्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट,
ही डिमांडेड अ सैलरी ऑफ ₹30,000 विच इज़ अंडर कंसिडरेशन। अब देखें कि एक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को हायर किया, उससे हमने इंटरव्यू लिया, सैलरी डिमांड की गई, सैलरी डिमांड की उसने 30,000। सैलरी डिमांड का मतलब ये है कि उसने भी सिर्फ पैसे मांगे कि भाई मैं इतने पैसे में काम करूँगा, ठीक है ना। हमने उसको आज हमने पैसे दे दिए हैं, ठीक है ना, हमने उसको अभी बंद रखा है, हायर किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने सिर्फ आज उसका इंटरव्यू लिया और भाई पूछा है। अकाउंटिंग में हम लोग एंट्री पास करते हैं ट्रांजैक्शंस की, उसका सैलरी डिमांड करना कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा नंबर टू जो है वो असिस्टेंट को हायर किया, सैलरी डिमांड की उसने, तो अभी हमने पैसा निकाल के दिए नहीं है, हम एंट्री बनाते हैं सैलरी पे करने की। हाँ, अगर सैलरी पे कर देंगे तो फर्स्ट टाइम एंट्री बनाएंगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ना हमने उसको पैसे दिए हैं ना ये ट्रांजेक्शन है, तो ये क्या है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो फ़िलहाल अभी हम इसकी एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखें, जब हमने पहली एंट्री बनाई है, दूसरी एंट्री हमने नहीं बनाई है, 2 तारीख की एंट्री हमने नहीं पास की है। 3 तारीख में कहते हैं अक्टूबर 3 को परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹19,000 ऑन अकाउंट कहते हैं ऑन क्रेडिट, उधार पे ख़रीदा। क्या परचेज़ किया? ऑफिस फर्नीचर क्या है हमारा बिज़नेस का एसेट में इजाफा हो गया, एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, एंट्री बोलते हैं ऑफिस फर्नीचर डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया उधार पे, टू रिकॉर्ड द फर्नीचर परचेज ऑन अकाउंट। नेक्स्ट कहते हैं सेल्स अ हाउस एंड प्लॉट फॉर मिस्टर तारिक बिल्ड टू तारिक ₹3,50,000 फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड, ठीक है। हमने एक हाउस एंड प्लॉट सेल किया मिस्टर तारिक को, और तारिक को हमने बिल्ड किया है 3,50,000 से। इसके मीनिंग ये होते हैं कि हमने उससे पैसे रिसीव करने हैं। बिल्ड टू तारिक का मतलब क्या है कि पैसे मिले नहीं हैं, उससे पैसे रिसीव करने हैं। इसको बात को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि बिल्ड टू तारिक मीन्स वी हैव प्रोवाइडेड आवर सर्विसेज, यानी कि सोल्ड कर दिया है, बेच दिया है, प्रोडक्ट जो सामान था, चीज़ थी, वो सब कुछ उसको हमने डिलीवर कर दिए, दे दिए। अब उससे पैसे मिलने हैं, जब उससे पैसे मिलने हैं तो ऑब्वियसली जो तारीख है वो हमारा क्या है, कस्टमर, अकाउंट रिसीवेबल, पैसे लेने हैं इससे, ठीक है। और साथ में हमारी इनकम भी रिकॉर्ड में आनी चाहिए, हमने सर्विस प्रोवाइड की है उसको। जब सर्विस प्रोवाइड की है तो फिर हमने इसके पैसे हमने कमा लिए, मिलना चाहिए, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, किस चीज़ का पैसे हैं ये, कमीशन रिसीवेबल डेबिट एंड कमीशन इनकम क्रेडिट, टू रिकॉर्ड द सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन अकाउंट। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस ऑब्वियसली किस चीज़ की है, एक घर वगैरह सेल करने की है। और जब हम लोग स्टेट एजेंसी वाले हैं, घर वगैरह सेल करते हैं, परचेज़ करवाते हैं, तो ये हमारी जो है वो बिज़नेस है, कारोबार है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं आपका स्टेट एजेंसी बिज़नेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमारी इनकम का नाम क्या होता है, कमीशन। तो एंट्री बनेगी कमीशन रिसीवेबल डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट। हाँ, अगर हम उसी वक्त पैसे रिसीव कर लेते, मिल जाते पैसे, तो फिर हम कमीशन रिसीवेबल की जगह क्या डेबिट करते, कैश अकाउंट को डेबिट करते। नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं पेड ₹7,000 ऑन द बैलेंस रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन अक्टूबर 3 की ट्रांजेक्शन से कनेक्ट हो जाइए। तो अक्टूबर 3 में कहते हैं कि हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया था 19,000 का उधार पे। आज हमने 19 में से 7,000 की पेमेंट कर दी है, और ये पेमेंट किसको जा रही है, ये पेमेंट जा रही है हमारे अकाउंट पेबल क्रेडिटर को जा रही है। इससे लायबिलिटी कम होनी चाहिए, और लायबिलिटी कम होती है डेबिट होती है, तो एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में सिंपल अल्फाजों में नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा उन्होंने आपको वर्डिंग्स का खेल है। पेड ₹7,000 ऑन द बैलेंस रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन ऑफ अक्टूबर 3, यानी अक्टूबर 3 वाली ट्रांजेक्शन के पैसे आज दे दिए। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते क्या बोलते, पेड कैश टू क्रेडिटर। अगर सीधे अल्फाजों बोले क्या बोलेंगे, पेड कैश टू क्रेडिटर, पैसे दे दिए तो उसकी एंट्री। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद पेड दी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 25,000 इन सैलरी ऑफ अक्टूबर। हमने अक्टूबर की 25,000 की सैलरी पे कर दी। अब देखें ये हमारी ट्रांजेक्शन है। नंबर 2 में जो उसने कहा था ना, हायर एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ही डिमांडेड अ सैलरी 30,000 विच इज़ अंडर कंसिडरेशन। अभी हम सोचते हैं इस बारे में कि हाँ भाई हम आपको इतनी सैलरी पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फ़िलहाल अभी ये कोई क्या थी, ये ट्रांजिशन थी,
तो आज हमने उसको हायर भी कर लिया, रख भी लिया, उसने काम भी कर लिया। 30 था, अक्टूबर 30 को हमने उसको फर्स्ट टाइम असिस्टेंट को सैलरी पे कर रहे हैं कितनी, 25,000। तो एंट्री क्या बननी चाहिए इसकी, आज फर्स्ट टाइम पे कर रहे हैं तो पे करना ट्रांजेक्शन है, इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री हमारी इस तरह प्रॉपर मेंटेन हो गई है। कंपनी का नाम वगैरह ऊपर हेडिंग दें, प्रॉपर लिखें, डेट मेंशन करें, तो इसके मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कैश बुक का सवाल है, डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको, जो है वो पूरा पहले रीडिंग कर लें, पढ़ लेते हैं। कहते हैं Dr. Sana was operating a homeo clinic and medical store under the name of Noor Clinic. On April 1st, 2023, she had cash in hand 16,400 and cash in bank 14,000. ठीक है, रिक्वायर्ड पढ़ते हैं पहले डायरेक्ट ताकि जो काम स्टार्ट कर सकें। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक, पेज नंबर 4। ये पेज नंबर 4 मतलब ये कि आपने उसके टॉप पे राइट साइड पे एक छोटा सा आपने पेज नंबर मेंशन कर देना है। ठीक है, बाकी बैलेंस करना है, अप्रैल 30 को बैलेंस ब्रिंग डाउन करना है नेक्स्ट मंथ को। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग में उसके ओपनिंग बैलेंस से, यानी हमारे पास देखें फर्स्ट वन बैलेंस ब्रिंग डाउन, कैश का कैश कॉलम में कॉपी कर दें और बैंक का बैंक बैलेंस में कॉपी कर दें। इसकी स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। तो फर्स्ट वन अगर दें कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, दोनों बैलेंस कॉपी कर दिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कैश बुक में सिर्फ वही एंट्री की जाती हैं जो कि रिसीविंग हो, पेमेंट हो, कैश की रिसीविंग एंड कैश की पेमेंट्स, ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड ऑल कैश पेमेंट्स। कैश बुक का ऑन क्रेडिट से कोई ताल्लुक नहीं है। अप्रैल 2 में कहते हैं परचेज मेडिसिन ₹15,000 एंड पेड अ चेक ऑफर 10% डिस्काउंट। हमने मेडिसिन परचेज की 15,000 की, मर्चेंडाइज है हमारी, और हमने 15,000 पे डिस्काउंट हमने 10% भी हासिल किया। उसके बाद हमने चेक पे किया। तो जब हमने चेक पे किया 15,000 की परचेजिंग के बाद पे किए, तो कितने पे किए होंगे, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, अमाउंट आता है 1500। 1500 को अलग कर दें आप, ठीक है, 15,000 में से। तो जो बिल बना होगा, जो पेमेंट की होगी आपने बाय चेक, वो कितनी की होगी, 13,500 की। ये पैसे हमने कहाँ से दिए, ये पैसे हमने बैंक से दिए, तो इससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। आप देखें नंबर 2 ट्रांजेक्शन में पैसे हमने रिसीव नहीं किए बल्कि पे किए। जब पे किए तो पेमेंट साइड पे इसका यहाँ पे बैंक कॉलम कम कर देंगे, लिख देंगे अप्रैल 2 परचेजेस एंड बैंक कॉलम में अमाउंट लिखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं रिसीव फ्रॉम क्लाइंट्स ₹8,000 अगेंस्ट चेकअप एंड कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी के पैसे रिसीव किए, चेक रिसीव किया आपने 8,000 का, ठीक है, और अभी हमने कैश रिसीव किया तो कैश कॉलम में इजाफा हो गया। आज पैसे देखो कैश कॉलम में आए तो 8,000 कैश कॉलम में कॉपी कर दें। ये पैसे हमने रिसीव कहाँ से किया है, ड्यू टू कंसल्टेंसी इनकम। अप्रैल 5 कंसल्टेंसी इनकम के पैसे रिसीव किए, इससे हमारा कैश कॉलम बढ़ गया। ठीक है, तो रिसीव कर रहे हैं, क्या रिसीव किया होगा, तो ऑब्वियसली आपने कैश रिसीव किया होगा। जब तक उन्होंने किसी चेक और बैंक में डिपॉजिट के बारे में मेंशन नहीं कर रहे, तो लिहाजा हम उसको कैश कॉलम में इंक्रीज़ करेंगे। तो अप्रैल 2 में समझ में आ गया, मर्चेंडाइज मेडिसिन परचेज़ करी, पेमेंट साइड पे गए, पैसे दे दिए हमने, बैंक कॉलम कम कर दिए। अप्रैल 5 में कैश रिसीव किया तो कैश कॉलम में आ गया। अप्रैल 10 में कहते हैं परचेज़ इक्विपमेंट फॉर कैश 5,000, इक्विपमेंट परचेज़ किया कैश पर 5,000 रुपये का। क्या होना चाहिए, पैसे हमने दिए होंगे तो ऑब्वियसली पेमेंट साइड पर आ जाए। पेमेंट साइड पे कैश से पैसे दिए तो कैश से पैसे दिए 5,000, ड्यू टू इक्विपमेंट के पैसे दिए हमने, तो लिखते जाएँ। कैश बुक देके सॉल्व करना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें एंट्रीज पास नहीं की जाती हैं। सिंपल आपसे सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन में कैश की रिसीविंग हो रही है या कैश की पेमेंट हो रही है, पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद सोल्ड मेडिसिन्स फॉर कैश ₹20,000। हमने मेडिसिन्स बेची कैश पर 20,000 रुपये की। क्या किए होंगे, पैसे रिसीव किए होंगे आप। जब पैसे रिसीव किए तो कैश कॉलम के रिसिप्ट साइड पे लिखते हैं 20,000 रुपये, ठीक है। तो कैश कॉलम के रिसिप्ट साइड पे 20,000 कॉपी कर दिए। सेल्स के पैसे आ गई है, यहाँ लिख दिया रीज़न सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट में कहते हैं विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 6,000। पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ किया आपने 6,000 कैश। ऑब्वियसली आपने कैश विड्रॉ किया, ठीक है। जब कैश विड्रॉ किया तो इससे हमारे पैसे कम होने चाहिए। पेमेंट साइड पे जाएँ और पेमेंट साइड पे जाके ड्राइंग के पैसे लिख दें और यहाँ पे इसमें कैश कॉलम में अमाउंट कॉपी करते हैं 6,000। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। बैंक में कैश जमा करवाया। जब बैंक में कैश जमा करवाया तो इससे देखें कॉन्ट्रा एंट्री है। कैसे,
बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट। अब जब बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट ये कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों साइड सॉल्व करेंगे, रिसिप्ट साइड पे भी आएगी और पेमेंट साइड पे भी आएगी। तो रिसिप्ट साइड पे क्या लिखेंगे, रिसिप्ट साइड पे बैंक कॉलम में इंक्रीज़ कर देंगे कितने 14,000, और यही 14,000 पेमेंट साइड पे कैश कॉलम में भी कम कर देंगे 14,000। ठीक है, पहले दोनों जगह डेट मेंशन करें, 24 लिखें यहाँ पे भी, और बैंक कॉलम अगर इंक्रीज़ हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है, कैश डिपॉजिट करने की वजह से। और इसी तरह से अगर कैश कॉलम कम हुआ तो क्यों कम हुआ है, बैंक में डिपॉजिट की वजह से। देखिए वीडियो को पॉज करते अगर 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगी। पूरी वीडियो को एक साथ जो है वो वॉच ना करें, बल्कि उसको जो है वो 1 बाय 1 आप ट्रांजेक्शन पढ़ते जाएं, समझते जाएं और अपनी रजिस्टर में सॉल्व करते जाएं। लास्ट में कहते हैं अप्रैल 27 में परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश रुपीज़ 11,000, इक्विपमेंट परचेज़ किया। ये सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही है अप्रैल 10 की तरह। देखिए अप्रैल 10 भी आपने इक्विपमेंट परचेज़ किया कैश पे, तो पैसे आए नहीं है, गए हैं। जब पैसे गए हैं तो अप्रैल 24 और यहाँ पे अप्रैल 27 लिखे यहाँ पे भी अगेन, इसको ठीक करें 27 यहाँ पे ये, और ऑफिस इक्विपमेंट के पैसे जो है वो हमने कैश से दिए 11,000, ये यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दें। ठीक है, सारी एंट्री होने के बाद क्या करते हैं, आप इसमें टोटलिंग करते हैं और टोटलिंग में प्लस कर लें इसको, 5 + 6 + 14 + 11 कितना होगा, ये इधर होगा 36। यहाँ पे एक सिंगल फिगर है। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या करते हैं, रिसिप्ट साइड के कैश में से कैश कॉलम को माइनस करना है और रिसिप्ट साइड के बैंक में से बैंक को माइनस करना है। चलें देखें कैश में कितना बैलेंस है, तो रिसिप्ट साइड पे कैश प्लस किया वो आ रहा है 44 में से 36 माइनस कर दें, बैलेंस कैरी डाउन उस साइड पे करते हैं जिस साइड पे अमाउंट कम आता है। तो देखें इस वक्त अमाउंट कम किस साइड पे, पेमेंट साइड पे अमाउंट कम है। ठीक है, यहाँ पे 36 है पेमेंट साइड पे और यहाँ पे कितने हैं 44,000 है। तो 44,000 में 36 माइनस करें कितना आ गया, ये 8,400, बैलेंस कैरी डाउन, कैश का कैश कॉलम में कॉपी कर दें। इसी तरह से बैंक 56,000 में से 13,500 माइनस कर दें, तो बैंक बैलेंस कितना आ गया 42,500। इसको प्रैक्टिकली माइनस करके देखेंगे तो कैश बुक का बैलेंस करना आपको समझ में आएगा, वरना इस तरह तो समझ में नहीं आएगा। कैश में से कैश को माइनस करके अमाउंट लिख दें यहाँ पे। अच्छा यही यहाँ पे क्यों लिखा, पेमेंट साइड पे क्यों लिखा आपने, रिसिप्ट साइड पे क्यों नहीं लिखा, उसकी रीज़न ये है कि आपको दोनों साइड से एक लाइन में इक्वल शो करनी है, बराबर करनी है। ठीक है, यहाँ 44 है, यहाँ 56 है, तो यहाँ 44 56 कैसे हो गए, सेम अमाउंट कैसे हो गया, सेम अमाउंट ऐसे हो गया कि आपने इन दोनों को डिफरेंस को माइनस किया, डिफरेंस आया 8,400, यहाँ लिख दिया आपने, जहाँ पे रकम कम है वहाँ लिख दिया, ताकि ये दोनों साइड जो है वो एक जैसे हो जाए बैलेंस करने पे। तो इक्वल कैसे हुआ, 36 और 8 को दोबारा से प्लस किया, पहले माइनस करके लिखा और लिखने के बाद अगेन दोबारा से प्लस किया, चेक किया, तो आंसर 44 हो गया। यहाँ भी ऐसा ही है, 56 में से आपने पहले 13 माइनस किए, 13,500 माइनस किए तो आया 42,500। अब अगेन दोबारा दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 56,000 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट होगा, मई 1 शुरू होगा, तो मई 1 की स्टार्टिंग में जो इस महीने कैश का एंडिंग बैलेंस है वही हमारे पास नेक्स्ट मंथ अकाउंट इसका कैश का बिगनिंग बैलेंस होगा। तो इस महीने हमारे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 8,400, तो नेक्स्ट मंथ भी हमारे पास बिगनिंग बैलेंस कितना होना चाहिए 8,400। ऐसा ही बैंक बैलेंस भी है 42,500, तो ये भी कितना आ जाएगा 42,500। सही, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि 3 कॉलम कैश बुक का सवाल था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 करेक्शन ऑफ एरर का सवाल है। ठीक है, तो करेक्शन ऑफ एरर के सवाल में रिक्वायर्ड पहले पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड मांगते हैं, क्या कहते हैं, प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज इन जर्नल। इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, प्रॉपर जर्नल में करेक्टिंग एंट्री बना के दिखानी है। तो लाइंस पहले ड्रॉ कर लीजिए करेक्टिंग एंट्री के लिए, और ऊपर टॉप पे कंपनी का नाम मेंशन कर दें। कहते हैं बिफोर क्लोजिंग द बुक्स, अभी हमने अकाउंटिंग बुक्स क्लोज नहीं की हैं, जबसे उससे पहले से हमने क्या किया, द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ अशफाक अहमद असोल ट्रेडर्स। ठीक है, तो टॉप पे नाम लिख दें अशफाक ट्रेडर्स जर्नल। आए पहली एंट्री सॉल्व करते हैं और डायरेक्ट हम आज आपको करेक्टिंग एंट्री पढ़ाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे।
हाँ, ये है कि किसी भी एरर को समझने के लिए आप इसकी पहले आपको राइट एंट्री पता होनी चाहिए, रॉन्ग एंट्री आपको पता होनी चाहिए कि राइट एंट्री क्या होती है और गलती हुई क्या है। सही वाली एंट्री पता हो, गलती मिस्टेक क्या हुई है वो पता हो आपको, तो फिर आपको ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट में कहते हैं अमाउंट पेड फॉर द शॉप रेंट ₹30,000। चले पहले इसको इतना पढ़ते हैं कि शॉप रेंट की अगर पेमेंट की जाती है तो आप बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं। एंट्री बोलिएगा शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट, ये एंट्री होती है मेरे ख्याल से, ठीक है। और वॉज रिकॉर्डेड टू जर्नल एक्सपेंस अकाउंट, इन्होंने गलती से क्या कर दिया है, शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट करने के बजाय जर्नल एक्सपेंस डेबिट कर दिया। अगर मैं बोलूँ राइट एंट्री क्या होती है, रॉन्ग एंट्री क्या होती है, तो राइट एंट्री होनी चाहिए थी शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। रॉन्ग गलत एंट्री क्या हुई, जर्नल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो आप ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जर्नल एक्सपेंस गलत डेबिट हो गया, गलत रिकॉर्ड हो गया, इस अकाउंट को बंद होना चाहिए और बंद करने के लिए क्रेडिट कर दें। और कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड होना चाहिए, जो सही वाला अकाउंट है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, वो कौन सा है, शॉप रेंट एक्सपेंस। तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी हमारी, शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड जर्नल एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। शॉप रेंट एक्सपेंस को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नया खर्चा है जो रिकॉर्ड हो रहा है, जबकि जर्नल एक्सपेंस प्रीवियसली रिकॉर्ड हो गया था, इसको क्या कर रहे हैं, इसका इफेक्ट ख़त्म कर रहे हैं, क्लोज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं आगे वेजेस पेड ₹11,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, ठीक है। रिमेंबर कि एक न्यू मशीन परचेज़ की गई है और उस मशीन को अगर हम उसकी लोकेशन तक लाते हैं, जब परचेज़ करते हैं, जगह पे लाते हैं, तो जगह पे लाके इंस्टॉल भी करवाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी पे करते हैं। एक एसेट को ख़रीदने से लेकर उसको उसकी लोकेशन तक लाने के लिए हमें जितने भी खर्चे करते हैं वो सब खर्चे नहीं होते, एक्सपेंस नहीं होते, बल्कि वो उस एसेट का पार्ट होते हैं, उस एसेट का हिस्सा होते हैं। सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग में इसको हम डिस्कस करेंगे कि एक मशीन में कौन कौन से एक्सपेंडिचर को हम शामिल करते हैं। तो उन्हीं में से एक ये भी है, इंस्टॉलेशन फॉर वेजेस पेड, ठीक है। एक मशीन को ख़रीदा है तो उसकी फ़र्स्ट टाइम उसकी इंस्टॉलेशन के लिए हमने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया, उसने 11,000 पैसे चार्ज किए। अब मशीन आपको जितने की पड़ रही थी वो तो पड़ रही थी, 11,000 भी आपने पे किए, तो वो भी उसी का पार्ट होना चाहिए। तो कहते हैं वेजेस पेड ₹11,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। जब न्यू मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए आपने 11,000 पैसे दिए तो फिर आपको एंट्री करनी चाहिए थी मशीन डेबिट, ना कि वेजेस एक्सपेंस डेबिट। अगर हम वेजेस एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो हमने कोई आम एक्सपेंस नहीं है, कोई ऑर्डिनरी सा एक्सपेंस नहीं है, बल्कि वो उस एसेट को स्टार्ट करने के लिए पे किया गया। तो उसकी एंट्री होनी चाहिए थी मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट, ठीक है। यानी कि उसको एसेट पे शामिल करना चाहिए था, उसको एसेट कंसिडर करना चाहिए था, उसकी पेमेंट को, और एंटर्ड इनटू द वेजेस अकाउंट। गलती से आपने उसको वेजेस के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि वेजेस एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। उन्होंने सही किया, उन्होंने मशीन अकाउंट को डेबिट किया है जबकि वेजेस एक्सपेंस को क्रेडिट किया है। ऐसा क्यों, क्योंकि मशीन अकाउंट रिकॉर्ड करें, बिकॉज मशीन हमारा एसेट अकाउंट है। अगर हमने वेजेस पे किए मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए तो वेजेस एक्सपेंस को डेबिट नहीं होना चाहिए था, गलत डेबिट कर दिया। कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड होना चाहिए था, मशीन का अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, मशीन का अकाउंट डेबिट एंड वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट 11,000 से, ठीक है। टू उसमें लिखते हैं टू करेक्ट द वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, उसमें पहले लिखते हैं टू करेक्ट द पेमेंट ऑफ शॉप रेंट एक्सपेंस। इसके बाद नेक्स्ट में कहते हैं मर्चेंडाइज कंज्यूम्ड बाय द फैमिली ऑफ ऑनर ₹1,800 वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट। ऑनर की फैमिली ने मर्चेंडाइज कंज्यूम की, इस्तेमाल कर ली। जब कंज्यूम कर ली, इस्तेमाल कर ली, तो फिर आपको जो है वो ऑनर अपने साथ मर्चेंडाइज ले गया, और मर्चेंडाइज ले जाने के लिए एंट्री होती है, राइट एंट्री क्या होती है, ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट। अगर ऑनर की फैमिली ने मर्चेंडाइज इस्तेमाल कर लिए या अपने घर ले गए इस्तेमाल करने के लिए, तो आप क्या एंट्री बनाते थे इसकी, राइट एंट्री क्या होती है, ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट। जबकि रॉन्ग गलत क्या हुआ, गलत ये हुआ कि परचेजेस क्रेडिट करने के बजाय अकाउंटेंट ने सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। जब उसने सेल्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया तो गलत किया। तो क्या एंट्री होनी चाहिए फिर, सेल्स के अकाउंट को ठीक करें, बंद करें उसको, यानी उसका अकाउंट कम करें। तो सेल्स को आपने बिला वजह क्रेडिट कर दिया, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे।
तो एंट्री बनाएंगे सेल्स अकाउंट डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, देखें इन्होंने ऐसे किया है, सेल्स के अकाउंट को डेबिट किया। सेल अकाउंट डेबिट क्यों किया है, पहले क्रेडिट किया था, गलती से इनकम रिकॉर्ड कर ली थी, तो कम करें। क्या इस्तेमाल किया, क्या कंज्यूम किया, मर्चेंडाइज कंज्यूम किया बाय द ऑनर्स फैमिली, ठीक है। तो फिर परचेज का अकाउंट क्रेडिट करें, यानी ये ऑनर अपने साथ मर्चेंडाइज ले गया ज़ाती इस्तेमाल के लिए फॉर पर्सनल यूज़। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद चेक ऑफ ₹3,500 पे टू सप्लायर सादिक ट्रेडर्स वॉज डेबिटेड टू साकिब ट्रेडर्स। अब देखें हमारे जो अच्छा बात हो रही है पे टू सप्लायर, बात हो रही है सप्लायर की, अकाउंट पेबल की बात हो रही है। तो हमारे लेजर में 2 अकाउंट पेबल होंगे मिलते जुलते नाम के साथ, एक हमारा अकाउंट पेबल सादिक ट्रेडर्स और एक हमारा अकाउंट पेबल साकिब ट्रेडर्स, ठीक है। तो पेमेंट की हमने किसी और को थी, जबकि गलती से अकाउंट पेबल कोई और सा डेबिट कर दिया। तो देखते हैं क्या गलती की है, क्या एरर हुआ है। इस टॉपिक का नाम ही करेक्शन ऑफ एरर्स है। कहते हैं कि चेक की हमने पेमेंट की थी सप्लायर सादिक ट्रेडर्स को। जब हमने सादिक ट्रेडर्स को पेमेंट की थी तो राइट एंट्री क्या बनती होनी चाहिए थी, अकाउंट पेबल सादिक ट्रेडर्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट, जबकि अकाउंटेंट ने गलती से एंट्री बना दी अकाउंट पेबल साकिब ट्रेडर्स डेबिट कैश क्रेडिट, कि हमने पेमेंट जो है वो साकिब वालों को की है। असल में हमने पेमेंट साकिब वालों को नहीं की है, हमने पेमेंट किसको की है, हमने पेमेंट की है सादिक ट्रेडर्स को, ठीक है। जबकि हमने गलती से पेमेंट रिकॉर्ड कर ली है साकिब ट्रेडर्स के अकाउंट में। तो ये वाला कौन सा अकाउंट है, गलत अकाउंट है, जबकि जो सादिक ट्रेडर्स हैं ये सही वाला अकाउंट है। तो अकाउंट पेबल हमने गलती से साकिब ट्रेडर्स को डेबिट कर दिया, इनकी लायबिलिटी फिर ख़त्म कर दी है, जबकि हमने पेमेंट साकिब को नहीं की, हमने पेमेंट की है सादिक को। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ठीक करने के लिए अकाउंट पेबल साकिब को दोबारा क्रेडिट करेंगे, इनकी लायबिलिटी दोबारा बढ़ा देंगे। जिनकी लायबिलिटी हमने गलती से डेबिट कर दी है, कम कर दी है, उनकी लायबिलिटी दोबारा से इंक्रीज़ करेंगे और पहले वाली लायबिलिटी रिकॉर्ड मतलब कम करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट पेबल कौन सा वाला, सादिक ट्रेडर्स डेबिट, अकाउंट पेबल साकिब ट्रेडर्स क्रेडिट। देखते हैं इन्होंने कैसे किया, देखें इन्होंने ऐसे भी किया। क्या एंट्री होनी चाहिए, अकाउंट पेबल कौन सा वाला, सादिक ट्रेडर्स डेबिट एंड अकाउंट पेबल साकिब क्रेडिट ट्रेडर्स क्रेडिट, ठीक है। ऊपर भी अकाउंट पेबल, नीचे भी अकाउंट पेबल, बस इसमें याद रखिएगा दोनों ऊपर नीचे अकाउंट पेबल ही आएंगे, लेकिन नाम से आपकी एंट्री सही चेक की जाएगी। अगर आपने नाम में ही गलती लिखी या आपकी राइटिंग थोड़ी सी अगर मिलती जुलती है तो यहाँ पे देखें SADIQ और SAQIB, इन दोनों में बहुत जो आपने क्या करना है, एहतियात करनी है। ऐसा ना हो कि आपका जो है वो सादिक साकिब वो जो है वो सब कुछ मिक्सअप हो जाए। तो बहुत एहतियात से एंट्री बना के दिखानी है, तब जाके आपकी एंट्री करेक्ट मानी जाएगी। बाद बच्चे कंप्लेन करते हैं सर हमने पूरा पेपर सॉल्व सही किया था, हमारे नंबर फिर भी 97 आए, 95 आए, 91 आए, तो गलती क्यों, मतलब हमने तो पूरे 100 मार्क्स का पेपर किया था। तो समटाइम्स होता ही है कि आपको नहीं पता होता, आपकी राइटिंग मिलती जुलती राइटिंग ऐसी होती है कि बाद वो आपने गलत लिख दिया होता है या वो गलत पढ़ने में आ गया होता है, ठीक है। तो ऐसे ही काम ही ना करें कि जिसमें जो है वो राइटिंग आपकी मिलती जुलती और बहुत मसला हो। तो इस तरह की एंट्री में बहुत एहतियात करें, तब जाके आपकी एंट्री सही कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद मिसलिनियस सेल्स ₹4,200 वॉज ओमिटेड टू रिकॉर्ड बाय द फर्म। ओमिट कहते हैं भूल गए, रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी कि रिकॉर्ड ही करना भूल गए, नहीं रिकॉर्ड किया, ये एरर नहीं हुआ, यानी इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड आइटम, आप रिकॉर्ड ही करना भूल गए, ना इसमें कोई डेबिट गलत हुआ है ना इसमें कोई क्रेडिट गलत हुआ है, ठीक है। इससे पहले हमें जितनी भी हमने एंट्री पढ़ी थी इसमें कोई डेबिट कोई क्रेडिट गलत हो रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मिसलिनियस सेल्स वॉज ओमिटेड बाय द फर्म, यानी कि रिकॉर्ड करना भूल गए, रिकॉर्ड कर लीजिए। मुख्तलिफ मिसलिनियस कहते हैं मुख्तलिफ आइटम्स की सेल्स की है, डिफरेंट आइटम की सेल्स की है। और कैसे क्या की होगी क्या नहीं बता रहे, तो कैश पे की होगी, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट टू करेक्ट द अनरिकॉर्डेड सेल्स। इसमें हम किसी अकाउंट पे को जो है वो उसमें कोई डेबिट की गलती नहीं हुई है, कोई क्रेडिट गलती नहीं हुई है, इसमें गलती सिर्फ अनरिकॉर्डेड की है, यानी उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो दोनों चीज़ें रिकॉर्ड होंगी इसमें, कैश भी रिकॉर्ड होगा, सेल्स भी रिकॉर्ड होगी, कैश भी डेबिट और सेल्स भी क्रेडिट।
पेड चेक फॉर द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक 10,000। पेड चेक फॉर द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज परचेज किया आपने। अब बताइए मर्चेंडाइज ख़रीदने के बाद हम एंट्री बनाते हैं परचेजेस डेबिट, और चेक के ज़रिए पैसा दिए तो एंट्री होनी चाहिए बैंक क्रेडिट। वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक में पेमेंट साइड पे 2 कॉलम होते हैं, रिसिप्ट में भी होते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है मर्चेंडाइज परचेज करने की, तो आपने पेमेंट साइड पे गलती से कैश कॉलम में रकम लिख दी, जबकि वो अमाउंट था किसका, चेक की रकम थी 10,000। तो ये रकम कहाँ पे आनी चाहिए थी, बैंक कॉलम में आनी चाहिए थी, बैंक कॉलम में रकम लिखनी चाहिए थी। गलती से 10,000 आपने कहाँ लिख दिए, कैश बुक के कैश कॉलम में लिख दिए, यानी आपने गलती से एंट्री बना दी परचेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट, जबकि आपको बैंक क्रेडिट करना था। तो राइट एंट्री क्या है, राइट एंट्री ये है कि परचेजेस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, जबकि रॉन्ग एंट्री, गलत एंट्री क्या है, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ठीक करने के लिए वही अकाउंट जो आपने गलत क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट करेंगे। कौन सा वाला अकाउंट आपने गलत क्रेडिट कर दिया था, कैश, तो कैश को दोबारा डेबिट करेंगे। और पैसे हमने दिए कहाँ से थे, बाय चेक, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। देखें परचेजेस का जो अकाउंट है वो सही डेबिट हुआ था, भले से आपने कैश की गलती करी है या अगर आपने मिस्टेक हुई है तो, लेकिन आपने एक तो गलती ठीक की है कि परचेजेस को आपने डेबिट किया, ठीक है। तो एंट्री ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कैश डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। कैश क्यों डेबिट, कैश दोबारा डेबिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज रॉन्गली गलती से क्रेडिट कर दिया था, ठीक है। पैसे गए कहाँ से, बैंक से गए, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करें। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव ₹750 वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन इनकम अकाउंट। क्या गलती हुई है, पैसे रिसीव किसके किए हैं आपने, इंटरेस्ट के। अगर आपको पैसे इंटरेस्ट के मिले हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, और वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन इनकम अकाउंट, गलती से आपने कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर दिया, इनकम अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड, आपको इंटरेस्ट के पैसे मिले आपको, तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट, पैसे आए कारोबार में, कैश में इजाफा हो गया, कैश हमारा एसेट अकाउंट है, तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, जबकि इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट करने के बजाय आपने क्या क्रेडिट कर दिया, कमीशन इनकम क्रेडिट कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कमीशन इनकम डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। वो अकाउंट जो गलत क्रेडिट हो गया, तो वो अकाउंट जो गलत क्रेडिट हो गया वो ये है, कौन सा वाला है, कमीशन इनकम। डेबिट क्यों कर रहे हैं, ताकि उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए। और इंटरेस्ट इनकम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि इनकम को रिकॉर्ड करना था, इनकम बढ़ा रहे हैं, और इनकम बढ़ती तो क्या होती है, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी कमीशन इनकम डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। लास्ट में कहते हैं इसके बाद पेमेंट ऑफ सैलरी टू द मैनेजर ₹20,000 वॉज डेबिटेड टू हिज एडवांस अकाउंट। ठीक है, हमने सैलरी पे की है मैनेजर को, जब सैलरी पे की है मैनेजर को आपने, और वॉज डेबिटेड टू हिज एडवांस अकाउंट, आपने गलती से इसमें एडवांस अकाउंट में चार्ज कर लिया, यानी कि आपने पेमेंट की है, और जब पेमेंट होती है तो उसके बाद एंट्री होती है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। और गलती से आपने उसको एडवांस में कंसिडर कर लिया, क्योंकि प्रीपेड नहीं था वो। प्रीपेड का वर्ड कब लगाते हैं, जब किसी चीज़ की पेमेंट एडवांस में की जाती है। अगर पढ़ें ट्रांस क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ सैलरी टू द मैनेजर ₹20,000। अब ये वॉज से पहले फुल स्टॉप लगा के समझें, ये सेंटेंस लिखा हुआ ही नहीं है, और सिर्फ इतना लिखा हुआ है बस ये। अगर इस सेंटेंस को पढ़ें तो पेमेंट ऑफ सैलरी टू द मैनेजर ₹20,000, इतना पढ़ें बस, और इतना पढ़ के बताएं कि इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, पेमेंट ऑफ सैलरी टू द मैनेजर की एंट्री होनी चाहिए सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो ये एंट्री होनी चाहिए, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, जबकि उसने अकाउंटेंट ने एक्सपेंस डेबिट करने के बजाय क्या डेबिट कर दिया, प्रीपेड सैलरीज। कहाँ लिखा हुआ प्रीपेड सैलरीज, ये लिखा हुआ एडवांस अकाउंट। एडवांस अकाउंट कब यूज़ करते हैं हम लोग, प्रीपेड के लिए, ठीक है। तो प्रीपेड सैलरीज में उसने डेबिट कर दिए, गलत किया। क्या गलत किया, प्रीपेड सैलरी गलत डेबिट किया। ठीक करो, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सैलरीज एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे और प्रीपेड सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इससे ये आपका एरर ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल करेक्शन ऑफ एरर्स का भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6A में कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल है, स्टेट द नॉर्मल बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट। सिर्फ इतना लिख के दिखाएं कि कौन सा बैलेंस के डेबिट साइड पे है, कौन सा क्रेडिट साइड पे, और ये आपको सवाल है।
देखिए ये पूरा क्वेश्चन है और सॉल्यूशन यहाँ नीचे से, क्वेश्चन ये है पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप एक तरफ अकाउंट टाइटल लिखें, उनके नॉर्मल बैलेंस लिखें, ठीक है। जगह कम थी, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया, बाकी अकाउंट टाइटल नॉर्मल बैलेंस, बस हर एक के आगे उसका अकाउंट टाइटल उसका नॉर्मल बैलेंस लिखते जाना है, लिखते जाना है। चलिए फर्स्ट वन से स्टार्ट करते, बताइए कैश ऑन हैंड। कैश ऑन हैंड कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, इसका बैलेंस किस साइड पर होना चाहिए, डेबिट साइड पर होना चाहिए। कैश एट बैंक कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, बैलेंस किस साइड पर आना चाहिए, डेबिट साइड पे। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, लायबिलिटी और किस साइड, क्रेडिट साइड पे। परचेज डिस्काउंट कॉन्ट्रा परचेज अकाउंट, और कॉन्ट्रा परचेज क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। क्यों, क्योंकि परचेज डेबिट होती है, तो लिहाजा परचेज डिस्काउंट किस साइड पे होगा, क्रेडिट साइड पे होगा। सेल डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट जो है वो सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट है, और सेल होती है क्रेडिट, तो सेल डिस्काउंट किस साइड पर होना चाहिए, डेबिट, ठीक है, सेल डिस्काउंट डेबिट होगा। रेंट रिसीवेबल, ठीक है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा लिए मिले नहीं है पैसे, दिस इज रेंट रिसीवेबल डेफिनेशन, कि पैसे मिले नहीं है, कमा लिए हैं, तो ये हमारा एसेट अकाउंट हुआ, और एसेट किस साइड पे आता है, डेबिट साइड पे। रेंट इनकम रेवेन्यू अकाउंट है, इनकम क्रेडिट साइड पे आती है। अनअर्नड रेंट लायबिलिटी अकाउंट है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो अनअर्नड रेंट जो है वो लायबिलिटी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट में कहते हैं, और अनअर्नड प्रीपेड रेंट, एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट हमारा एसेट है, प्रीपेड रेंट एसेट अकाउंट है, एसेट पे चार्ज होगा, डेबिट साइड पे आएगा एडवांस रेंट की पेमेंट। और आखिर में कहते हैं कैपिटल, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, ऑनर इक्विटी अकाउंट है, किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमारा ये है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है इसमें, ट्रांजेक्शन बिलो, ठीक है, ट्रांजेक्शन गिवन बिलो related to the business of Mr. Sarfraz Ali. For each of the transaction you are required to indicate the effects on the elements of accounting equation using plus for increase, minus for decrease and zero for no change. आपने 3 तरह के सिंबल यूज़ करने हैं। जब आपको लगता है कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई है, बढ़ रही है, तो आप प्लस की साइन दे के शो करेंगे। आपको लगता है नहीं डिक्रीज़ हुआ है, कम हुआ है, तो आप माइनस की साइन लिख के शो करेंगे। आपको लगता है नहीं इसमें कोई चेंज ही नहीं आया, नो इफेक्ट पड़ता, तो आप ज़ीरो का सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई आपने आई या डिक्रीज़ के लिए डी या कोई इस तरह एन ई नहीं बनाना, बल्कि आपने प्लस माइनस ज़ीरो की साइन दे के उसको इंडिकेट करना है। चलें फर्स्ट वन पढ़ते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज एट अ प्रॉफिट, मर्चेंडाइज़ को आपने सेल आउट किया प्रॉफिट के ऊपर। मर्चेंडाइज़ बेचिए तो ऑब्वियसली कारोबार में पैसे रिसीव किए होंगे, आपके बिज़नेस में एसेट में इजाफा हुआ है, एसेट बढ़ गया, और एसेट बढ़ गया तो क्या हो गया, प्लस की सिंबल यूज़ करेंगे। लायबिलिटी पे नो इफेक्ट, कोई ताल्लुक ही नहीं लायबिलिटी का। हाँ एट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट आपने अर्न किया है, मुनाफा कमाया है, जब प्रॉफिट अर्न किया है, मुनाफा कमाया है, तो इस प्रॉफिट से ऑनर इक्विटी भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, प्लस की साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एसेट भी प्लस हो गया और ऑनर इक्विटी प्लस हो गया। प्लस मतलब ये कि एसेट भी इंक्रीज़, ऑनर इक्विटी भी इंक्रीज़। नंबर 2 में कहते हैं इसके बाद, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टिल अनपेड। अब ये एक बात याद रखिएगा, अनपेड सैलरी का मतलब ये है कि एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होना चाहिए, लायबिलिटी भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। एक्सपेंस भी बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी, और हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री बढ़ाई थी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। तो वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो अभी पे करना बाकी है, तो आपका एक्सपेंस तो है, और जब एक्सपेंस है तो इससे आपका एक्सपेंस से ऑनर इक्विटी कम होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस खर्चा, अगर फर्स्ट आप चैप्टर याद करें, हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, तो जब जब रेवेन्यू रिसीव किया करते थे तो ऑनर इक्विटी को प्लस किया करते थे, और एक्सपेंसेस जब जब पे किया करते थे ऑनर इक्विटी माइनस किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि एक्सपेंस सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, ये हमारा एक्सपेंस खर्चा है, इससे हमारा ऑनर इक्विटी कम होनी चाहिए और लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। वाई, बिकॉज अनपेड, अनपेड मीन्स कि इसकी पेमेंट करनी है, ये बिज़नेस पे एक लायबिलिटी है, कर्जा है, लायबिलिटी में इजाफा हो गया, लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी माइनस, एसेट्स हैव नो इफेक्ट। थर्ड वन इज़ एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब देखें डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के रिकॉर्ड करने से ऑनर इक्विटी कम हो जाएगी, ठीक है, नो डाउट ऑनर इक्विटी कम हो जाएगी, माइनस करेंगे इसमें। एसेट्स कम हो गए, एसेट्स कम कैसे हो गए, एक फर्नीचर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं,
और जब फर्नीचर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस एसेट की वैल्यू डिक्लाइन कर रही है, उस एसेट्स की वैल्यू बढ़ नहीं रही है। उस एसेट्स को आप यूज़ करते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, उस एसेट्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एसेट्स में इफेक्ट शो करें माइनस, लायबिलिटी हैव नो इफेक्ट एंड ऑनर इक्विटी हैव डिक्रीज यानी माइनस। ठीक है। रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसे रिसीव कर लिए। कस्टमर क्या होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। क्या रिसीव किया, कैश। एंट्री होनी चाहिए कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, यानी एक असेट बढ़ गया और एक असेट कम हो गया। और जब भी ऐसा होता है कि एक असेट बढ़ता है एक असेट कम होता है तो उस वक्त क्या होता है कि बिजनेस पे नो इफेक्ट, यानी सब पे लगाएंगे नो इफेक्ट। ठीक है। तो यहाँ भी लगाएंगे 0 0 एंड 0, नो इफेक्ट सब पे शो कर देंगे तीनों पे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं लास्ट में पेमेंट ऑफ बिजनेस लायबिलिटी फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज, यानी अपने बिजनेस के ऑनर ने अपने पर्सनल रिसोर्सेज से बिज़नेस की लायबिलिटी पे कर दी। जब बिज़नेस की लायबिलिटी पे कर दी तो इससे बिज़नेस की लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कैश बिज़नेस से पे नहीं किया, कारोबार के पैसे नहीं दिए। जब कारोबार के पैसे नहीं दिए तो फिर बिज़नेस के एसेट पे भी क्या होना चाहिए, नो इफेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और पैसे किसने दिए, ऑनर ने अपनी जेब से दिए, तो इससे ऑनर इक्विटी में इजाफा हो गया, लायबिलिटी कम हो गई, एसेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एक सवाल था जिसमें हमें अकाउंटिंग के इक्वेशंस 6A और 6B ये दोनों क्वेश्चन करेंगे तो 10 मार्क्स बनेंगे। 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स का ए पार्ट और 5 मार्क्स का बी पार्ट, इस तरह लगा के इसके 10 मार्क्स बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, और जब तक रीडिंग करें देखें इसको। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन में 7 कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का सवाल है। डायरेक्ट रिक्वायर्ड पढ़ते हैं, प्रिपेयर आ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और स्टडी ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम, यानी कैश बुक का बैंक कॉलम। तो कैश बुक किसकी होती है, कंपनी की होती है, कंपनी की बात हो रही है। ठीक है। एंड द बैंक स्टेटमेंट ऑफ नवीद खान एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल के मैंने आपको। और फर्स्ट वन कहते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बैलेंस किस में आ जाएगा, कैश बुक का, कैश बुक के कॉलम में कॉपी करते हैं 24,600। वन बाय वन सॉल्व करते जाएँ, वीडियो को पॉज कर लें और इसको हैंड टू हैंड कंप्लीट करें साथ साथ। नेक्स्ट में कहते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ₹28,200, ये बैलेंस किस कहाँ पे आ गया, पासबुक। कैश बुक कंपनी की बुक, बैंक स्टेटमेंट बैंक वालों की बुक, पासबुक 28,200। ठीक है। वो सारे एलिमेंट याद कर लें जो हमने इस चैप्टर में पढ़ाए थे आपको, अनक्लियर चेक, अनप्रेजेंट चेक, बैंक सर्विस चार्जेस, मार्कअप, ये वो सब जितने भी एलिमेंट्स हैं सब याद कर लें, फिक्स हैं सब चीज़ें। चेक इशूड आ टोटल अमाउंट 50,000 बट स्टिल अनप्रेजेंटेड इन बैंक 38,000। हमने आपको बताया था कि हमारा ताल्लुक़ किससे होता है, अनप्रेजेंटेड से होता है। वो पेमेंट जो बैंक से अदा हो चुकी है उसे कहते हैं प्रेजेंटेड, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जितना अमाउंट हमारा अनप्रेजेंटेड है हमें उसको लेके जाना है बैंक में। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा बैंक से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। रीज़न क्यों माइनस करते हैं, बिकॉज ये चेक हमने क्या कर दिए, इशू कर दिए, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने पैसे दे दिए लेकिन ये पैसे अभी तक हमारे अकाउंट से पैसे माइनस नहीं हुए, तो यहाँ से माइनस कर दें इसको 38,000 से। नेक्स्ट पे कहते हैं अनक्लियर चेक्स 9,800। अनक्लियर कौन से चेक होते हैं, जो पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट्स किए हैं, जमा करवाएं, और जमा करवाने से हमारा बैंक बैलेंस क्या होता है, बढ़ता है, तो इसको बैंक में प्लस करेंगे, यानी ये पैसे हमारे कस्टमर्स के इन फ्यूचर आ ही जाएंगे। अनक्लियर चेक्स होते क्या हैं, ये डिपॉजिट्स बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। ये वो चेक्स हैं हमने बैंक में डिपॉजिट्स किए हैं, जमा करवाएं, लेकिन अभी तक बैंक में शो नहीं हो रहे पैसे, तो ये पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, शो हो जाएंगे। अनक्लियर चेक्स को बैंक में प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। A customer Mr. अरशद अली का चेक ऑफ ₹14,000 डिसऑनर्ड बाय द बैंक। एक कस्टमर का चेक हमें आया था तो हमने अपने पास एंट्री की थी, बनाया था, रिकॉर्ड किया था, प्लस कर लिया था। आज मालूम हुआ कि उस कस्टमर का चेक जो है वो बैंक ने वापस कर दिया है बगैर हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हुए, यानी इतने पैसे उसके अपने अकाउंट में नहीं होंगे जितने उसने हमें चेक कर दिया है 14,000, तो उसे कहते हैं डिसऑनर्ड चेक। तो दोबारा अपने पास से माइनस कर दें।
ठीक है। बैंक ने रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, तो अपने पास से अगेन दोबारा क्या करें, इसको डिडक्ट कर दें, माइनस कर दें, ताकि ये चेक जो है वो कैश बुक सही जाए। क्यों माइनस कर दें? जब चेक के पैसे आए थे तो हमने अपने पास प्लस किए थे, बढ़ा लिए थे। ऑनलाइन पेमेंट मेड टू मिस्टर मोहम्मद इमरान आ सप्लायर ₹17,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने एक ऑनलाइन पेमेंट की है, किसे पेमेंट की है हमने? इमरान साहब को। कौन है हमारे? ये सप्लायर्स हैं, 17,000 की। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिकॉर्ड कर लें कैश बुक में, तो कैश बुक को प्लस करें या माइनस करें? आई थिंक माइनस करें। ये पैसे दिए हैं तो पैसे देने से क्या होना चाहिए? हमारे पैसे कम होने चाहिए यहाँ से, तो ये माइनस कर दें 14,000। डायरेक्ट पेमेंट, किस चीज़ की पेमेंट है हमारी? सप्लायर को पेमेंट की है। सप्लायर कौन है हमारा? अकाउंट पेएबल। बैंक क्रेडिटेड, अब रिमेंबर याद रखिएगा, ये बैंक वाले आपको क्रेडिट करते हैं इंक्रीज़ बढ़ाने के लिए, और बैंक वाले आपको डेबिट करते हैं डिक्रीज़ करने के लिए, कम करने के लिए। ठीक है, कम क्यों करते हैं? ऑब्वियसली आपने कोई चार्जेस, बैंक ने आपसे कोई सर्विस चार्जेस के पैसे डिडक्ट किए होंगे, कलेक्शन चार्जेस के पैसे या इंटरेस्ट के पैसे डिडक्ट किए होंगे, और यहाँ पे बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया भी होता है बाजू का। तो यहाँ पे देखें, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बैंक क्रेडिटेड कंपनी अकाउंट 8,500 अ कंपनी कस्टमर मिस्टर वाहिद मेड ऑनलाइन डिपॉजिट। हमारे एक क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं मिस्टर वाहिद, ठीक है। उन लोगों ने ऑनलाइन मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाएं, ट्रांसफ़र किए, तो इसलिए बैंक ने मुझे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। जब बैंक ने मुझे इंक्रीज़ कर दिया, मैं भी क्या करूँगा? अपने पास प्लस कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, इसका नाम क्या देंगे? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, और कैश बुक कंपनी में ऐड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं चेक इशूड ₹4,800 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी वो पैसे जो हमने इशू कर दिए हैं नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ऑब्वियसली ये पेमेंट किस चीज़ की होगी? किसी ना किसी सप्लायर को पेमेंट की होगी आपने, अकाउंट पेबल को पेमेंट की होगी आपने, उसकी होगी, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अकाउंट पेबल लिख के कैश बुक से माइनस कर दें। और लास्ट वाला एरर है, और जब भी एरर आएगा तो इसमें डिफरेंस आपको पहले कैलकुलेट करना होगा दोनों साइड का। ठीक है, चले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ ₹9,600। ठीक है, एक चेक हमने बैंक में जमा करवाया है 9,600 का, बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आप देखें साफ वाज़े लिखा हुआ है कि ये गलती किससे हुई है? ये गलती हुई है कैश बुक वालों से। ठीक है, वो चेक था कितने का? 9,600 का था, जबकि उसको रिकॉर्ड कितना कर लिया? 6,900 का। तो गलती हुई है, 6,900 का रिकॉर्ड कर लिया। असल में वो चेक था कितने का? 9,600 रुपये का था। और तीसरी बात ये कि चेक की गलती हुई किससे? कैश बुक से हुई है। ठीक है, तो पहला काम तो ये करना है कि आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 9,600 माइनस करें 6,900, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ना आपका ताल्लुक़ इस रकम से है, ना आपका ताल्लुक़ इस रकम से है। आप इन दोनों में से कोई अमाउंट भी इसमें स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी अमाउंट नहीं लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालें पहले आप। जब डिफरेंस कैलकुलेट करने बताएं गलती हुई किससे? कैश बुक से हुई है, तो जो गलती करेगा वही ठीक करेगा। कैश बुक में गलती हुई है तो कंपनी ठीक करेगी। डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 2,700 रुपये आ रहा है। अब ये 2,700 यहाँ पे देखें एरर के बाद लिखा हुआ है ऐड, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐड ही करेंगे। एरर को हम ऐड भी कर सकते हैं और एरर को हम लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, एरर के बारे में आपको अपना दिमाग, आपको अपना IQ लेवल खुद ही इस्तेमाल करना होगा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि इन्होंने प्लस क्यों किया। हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया था 9,600 रुपये का, तो कंपनी के अकाउंटेंट को चाहिए था कि कंपनी यानी कैश बुक में 9,600 अमाउंट प्लस कर ले, ताकि उसने कितने प्लस किए? 6,900 प्लस किए। तो उसको प्लस कितने करने थे कंपनी में? 9,600 प्लस करने थे। उसने कितने प्लस किए हैं? 6,900 प्लस किए। कम प्लस किए हैं, ज़्यादा प्लस किए? उसने कम प्लस किए। जब उसने कम पैसे प्लस किए हैं तो फिर वो क्या करेगा? मज़ीद 2,700 रुपये और इंक्रीज़ कर देगा और बढ़ा देगा, तो एरर ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलें फाइनली क्या करेंगे? फाइनली ये है कि तमाम बैलेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और बैलेंस को चेक कर लेते हैं भाई क्या कंपनी का बैलेंस कितना आ रहा है और बैंक वालों कितना आ रहा है। तो प्लस कर लें, 24,600 प्लस करें, ये माइनस करें 40,000, ये माइनस करें, ये प्लस करें, ये माइनस करें, ये प्लस करें। एट दी एंड बैलेंस ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे आखिर में, आने दें ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे करें, प्लस के 28,200, ये प्लस के हैं, माइनस करें 38,000, प्लस करें 90,000, तो आखिर में आंसर कितना आ रहा है आपका? ये 9, इसका नील बैलेंस आ रहा है।
और ये दोनों साइड के बैलेंस क्या हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं, बराबर हैं, इक्वल है ये। सही है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने जो है वो इस पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है उस क्वेश्चन में अब ये सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चन शुरू हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 सवाल आए थे और उनमें से 2 सवाल का ये था कि ए पार्ट और बी पार्ट, ए और बी पार्ट दोनों करेंगे तो आपका एक सवाल काउंट होगा और वो 20 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और हर सवाल में कुछ ना कुछ पार्ट बने हुए होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो पार्ट था ये था प्रिपेयर दी एडजस्टिंग एंट्रीज गिवन है। बाकी ये आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस गिवन है, सिर्फ ये ट्रायल बैलेंस गिवन है। आपने सिर्फ क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखते हुए इसकी जो है वो आपने एडजस्टिंग एंट्री बना के दिखानी है, सिर्फ ऑनली एडजस्टिंग एंट्री। प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री के अलावा इस सवाल में और कोई आपसे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट रिक्वायर्ड नहीं है। इवन बल्कि ये प्रॉपर पूरा ट्रायल बैलेंस भी नहीं है, ये सिर्फ सेलेक्टेड बैलेंसेस गिवन है। लेकिन ना इसमें कैश है, ना इसमें रिसीवर है, ना इसमें पूरे तमाम बैलेंस नहीं दिए हुए, सिर्फ खरी चंद सेलेक्टेड बैलेंस दिए हुए हैं। सिर्फ वही अकाउंट बैलेंस दिए हुए हैं जिनका नीचे एडजस्टमेंट से ताल्लुक है। चलिए 1 बाय 1 एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वन पे क्या लिखा हुआ है, कहते हैं इसमें द इक्विपमेंट डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 600 पर मंथ। हर महीने 600 रुपये के हिसाब से डेप्रिशिएट्स हो गए। अब अकाउंटिंग पीरियड आपका मैक्सिमम कितने साल का होता है, पूरे साल का होता है, 1 साल का होता है, 12 महीनों का होता है, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 31। हिसाब लगाएं कितना हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 600 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो 600 एक महीने के, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एंट्री का अमाउंट बन जाएगा। आप इसकी एंट्री सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है। 600 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एंट्री मैं मुँह ज़बानी ओरल डिस्कस कर रहा हूँ तो इसको देख लीजिएगा। 1/3 ऑफ द अनअर्न्ड रेंट वॉज अर्न ड्यूरिंग द ईयर। 1/3 किसका, अनअर्न्ड रेंट। क्या ऊपर सवाल में अनअर्न्ड रेंट है, जी हाँ, अनअर्न्ड रेंट सवाल में ऊपर दिया हुआ है। कितना रुपये दिया हुआ है, 36,000 का 1/3 मालूम कर लें। कहाँ लिखा है 1/3, 1/3 किसे कहते हैं, 1/3, यानी कि 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। पहले तो ये करें, जब 36,000 का मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 12,000। कैसे निकाला, क्योंकि 12, 12 एंड 12, अगर हम 12,000 को 3 जगह रखें, 12,000 फिर 12,000, 24,000 फिर 12,000, 36,000, तो ये 3 दफ़ा इस तरह से। खैर 36,000 का 1/3 निकाला तो रकम आ रही है 12,000। अब दोबारा पढ़े इसको, अब इसको 1/3 नहीं पढ़िएगा, अब पढ़िएगा ऐसे, 12,000 ऑफ द अनअर्न्ड रेंट वॉज अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब इस सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ मैं कि 36,000 रेंट में से हमने 12,000 पैसे कमाए। यानी अगर हमने 36 में से 12,000 कमाए हैं, कहाँ लिखा हुआ है कमाए, ये लिखा हुआ 1/3। 1/3 कैसे निकाला, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3 किया तो रकम कितनी आ गई, 12,000 आ गई। वो कह रहे हैं ऑफ द अनअर्न्ड वॉज अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि 12,000 हमने ये पैसे क्या कर लिए, कमा लिए। जब 12,000 पैसे आपने कमा लिए हैं तो बाकी कितने पैसे आपने नहीं कमाए, 24,000। कैसा हिसाब लगाया आपने, 36,000 में से 12,000 जब कमा लिए आपने, आप खुद कह रहे हैं कि अर्न कर लिए, कमा लिए, तो बाकी कितने बचे, 24,000। तो हम कह सकते हैं कि 24,000 अभी भी क्या है आपका, अभी भी आपका अनअर्नड है। तो क्या आपने अनअर्नड रेंट रिकॉर्ड करना है, जी नहीं, आपने अनअर्नड रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि इनकम रिकॉर्ड करनी है। और इनकम कितनी हुई है, 12,000। तो फिर हमारी एंट्री होनी चाहिए 12,000 से। क्या होनी चाहिए, अनअर्नड रेंट कम करें और इनकम को बढ़ाएं, लायबिलिटी को कम करें। लायबिलिटी कम होती है, क्या होती है, डेबिट, और इनकम बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, अनअर्नड रेंट डेबिट 12,000 और रेंट रेवेन्यू, यानी कि रेंट रेवेन्यू क्रेडिट कितने से, 12,000 से। ठीक है, तो ये इसकी एंट्री बनेगी और ये एंट्री डिस्कस भी कर ली जाती। नेक्स्ट पे कहते हैं
इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 इज़ एक्रूड ऑन द नोट्स पेबल। इंटरेस्ट जो है वो 5,000 का एक्रूड है किस पर? नोट्स पेबल पे। जो नोट्स पेबल है, लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट देना है। जब इंटरेस्ट देना है तो फिर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है और इंटरेस्ट पेबल भी है। एक्रूड का मतलब तो ये होता है कि अगर एक्रूड एक्सपेंस में है तो फिर ये एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा, पेबल लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट 5,000। ठीक है, एंट्री पास कर लीजिएगा इसकी। नेक्स्ट में कहते हैं सप्लाइज ऑन हैंड टोटल ₹4,500। सप्लाइज ऑन हैंड का बैलेंस कितना है? इतना है। ऊपर चेक कर लें सप्लाइज कितनी दी हुई है। सप्लाइज हैं ऊपर 8,400 और 8,400 में से कहते हैं 4,500 की हमारे पास ऑन हैंड रखी हुई है। तो बाकी ख़र्च कितनी कर लें? तो हिसाब लगा लें कि 8,400 में से 4,500 पैसे माइनस कर दें। तो 8,400 में से जब आपने 4,500 खर्च कर ऑन हैंड है बची हुई है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो क्या हो गया? एक्सपेंस होगी। हमें क्या रिकॉर्ड करना है? हमें एसेट रिकॉर्ड करना है या एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है? देखें ऊपर देखें, एसेट रिकॉर्ड हुआ हुआ है ट्रायल बैलेंस में। एसेट रिकॉर्ड हुआ हुआ तो फिर हमें क्या करना होगा? एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होगा। और एक्सपेंस की रकम ये नहीं है 4,500, एक्सपेंस की रकम कितनी आएगी? 8,400 में से 4,500 माइनस करेंगे तो आपके पैसे आएंगे। उस रकम से आपने क्या करना है? एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। क्या करेंगे? सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट एंड सप्लाइज क्रेडिट। लास्ट में कहते हैं, जल्दी से देखते हैं, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड एट द रेट ऑफ ₹400 पर मंथ। ठीक है, और पूरे साल का यानी कि जो है वो पूरे इसके इंश्योरेंस के पैसे जो है वो ₹400 के हिसाब से एक्सपायर हो गए। ठीक है, जब एक्सपेंस होगा तो फिर आप रिकॉर्ड कर लें। ऊपर देखें क्वेश्चन में अगर देखें प्रीपेड इंश्योरेंस की पेमेंट हुई हुई है 10,800 टोटल रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो 400 पर मंथ के पे मल्टीप्लाई बाय करते हैं 12 से। तो 400 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनते हैं 4,800। ठीक है, तो ये 4,800 रुपये क्या होगा? एक्सपेंस हो गए। जब एक्सपेंस होगा तो फिर एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लें। क्या करें, कैसे करें? एक्सपेंस को बढ़ा दें और एसेट कम कर दें। तो एंट्री क्या बनेगी? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 4,800 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 4,800 से एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड कर देंगे और एसेट को भी एसेट कम कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज डिस्कस करने इसमें था सवाल को, तो कर लिए आप इस सवाल। अगर 8 का ए पार्ट करेंगे फिर बी पार्ट भी करना होगा, या यूँ करेंगे बी पार्ट करेंगे तो फिर आपको ए पार्ट भी करना होगा, तो जाके नंबर मिलेंगे आपको। तो 8 का ए पार्ट तो मैंने डिस्कस कर लिया है, आप देख लीजिएगा इसको। 8 के बी पार्ट में आते हैं। पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देखें, समझें और बताइए। मिसिंग फिगर्स को सॉल्व करने के लिए हिंट यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पहले फार्मूला नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लें, देखें ज़रा, फार्मूला नोट कर लें। ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना हो तो क्या करेंगे? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। और यूँ सोचें कि ये माइनस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ये अगर इस तरफ आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट के पास, ये प्लस हो जाएगा। तो अगर सेल्स कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। या अगर आपको सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना हो, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे? माइनस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसको उठा के वहाँ भेज दें। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ प्लस का है, इसको उठा के इधर ले आएँ, तो ये तब भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो इक्वेशन बन सकती है आपकी। ठीक है, इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या आती है? नेट इनकम। अब इसी तरह से आप ये सोच लें कि अगर नेट इनकम दी हुई हो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना दिए हो, तो फिर क्या करेंगे? इनकम को उठा के इधर ले आएंगे एक्सपेंस के पास, और माइनस के एक्सपेंस को उठा के वहाँ भेज देंगे। क्या बन जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट इनकम इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो देखें, दो इक्वेशन लिखी हुई हैं। मैथमेटिकली आपको जो है वो माइनस वाले को प्लस में ले जाना और वहाँ से उठा के इधर लेकर आना चाहिए। जब आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो अटैम्प्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, वरना तो फिर आप ये सवाल अटैम्प्ट ही ना करें, कोई दूसरा सवाल अटैम्प्ट करें जहाँ पे आपको इस तरह की मिसिंग फिगर नहीं है। लेकिन मिसिंग फिगर को सॉल्व करने का अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपको लंबी लंबी कोई लाइनें ड्रॉ नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करनी है बाय आपको माइनस प्लस करते हुए। चलिए फर्स्ट वन देखिए क्या लिखा हुआ है।
प्रेजेंटेड बिलो आर द कंपोनेंट्स इन टेक्नो कंपनीज इनकम स्टेटमेंट डिटरमाइन द मिसिंग अकाउंट्स। ठीक है, ये सारी मिसिंग फिगर्स आपने कैलकुलेट करके दिखानी है। फर्स्ट वन में कहते हैं सेल्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सवाल में गिवन है। चलिए मालूम करते हैं कैसे करेंगे इसको भी। हम सवाल को मुँह ज़बानी ओरल जल्दी डिस्कस कर लेते हैं और बाकी इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा घर पे बैठ के। पहले मैं सेल्स में से क्या माइनस कर दें, अगर हम सेल्स में से माइनस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कैसे, इस तरह से आप एज्यूम करें सेल्स है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल के इस तरफ है, उठा के इस तरफ लेकर आएँ, माइनस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसको उठा के वहाँ ले जाएँ तो इक्वेशन क्या बनेगी, मैं रिपीट करता हूँ, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स की रकम में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐसे ही अगर देखें नेट इनकम दी हुई है, एक्सपेंस मालूम करने हैं, अभी बताया था मैंने आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करते हैं तो क्या आता है, नेट इनकम। लेकिन अब क्या है कि इनकम दी हुई है और एक्सपेंस नहीं दिए हुए, तो क्या करेंगे, इनकम को उठा के इधर ले आएँ और माइनस का एक्सपेंसेस को उठा के वहाँ ले जाएँ, तो क्या बन जाएगा इस तरह से कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट इनकम इज़ इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगले में कहते हैं बहुत ही आसान, सेल्स है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, माइनस कर दें, आपस में पता है ये लिखा और फॉर्मूला जस्ट लाइक सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स में से माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस किया गया आंसर। अब क्या मालूम करना है, एक्सपेंस मालूम करना है, तो अगेन दोबारा सोचें, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है, माइनस का एक्सपेंस है, नेट इनकम गिवन है, तो माइनस का एक्सपेंस को उठाएं इधर ले आएँ किसके पास, नेट इनकम के पास, तो खुद ब खुद आपका ग्रॉस प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नेट इनकम दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, बल्कि इस सवाल में हाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ना, तो फिर इसमें आप डायरेक्ट क्या करें, ग्रॉस प्रॉफिट की रकम में से इनकम को माइनस कर देंगे तो आपका एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं सेल्स मालूम करनी है, तो बड़ा आसान तरीका है, अभी बताया था आपको मैंने, माइनस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसको उठा के भेज दें ग्रॉस प्रॉफिट के पास ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड कर लें, सेल बन जाएगी, और आखिर में ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, नेट इनकम बन जाएगी। तो ये दोनों पार्ट हैं, तो दोनों पार्ट जाके 20 मार्क्स बनेंगे, 10 मार्क्स एडजस्टिंग एंट्रीज और 10 मार्क्स के ही आपको इनकम स्टेटमेंट के मिसिंग फिगर्स विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग फार्मूला और बगैर कंप्यूटेशंस के आपका आंसर जो है वो एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले क्या करें, अपने आंसर्स को मतलब उसको सपोर्ट देने के लिए कैलकुलेशन शो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो आपसे मतलब जिस चैप्टर से सवाल आता है ना, उस चैप्टर का ऊपर नाम लिखा हुआ होता है कि सवाल किस चीज़ का है, क्या रिक्वायर्ड किया जा रहा है आपसे। ठीक है, द फॉलोइंग इज़ द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ काजी ट्रेडर्स एज ऑन December 31, 2022, और डेबिट बैलेंस गिवन है सारे आपको, देखिए इस तरह से, ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड गिवन है और ये ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड गिवन है। डेबिट साइड पे क्या गिवन है, देख लें, कैश रिसीवर, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ओपनिंग ऑफिस सप्लाईज गिवन है, फर्नीचर परचेजेस, सैलरी एक्सपेंस, प्रीपेड देखें नीचे दिया हुआ है, और हालांकि है एसेट अकाउंट तरतीब से आउट दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा क्रेडिट साइड पे भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें ये दी हुई हैं। आते हैं रिक्वायर्ड पढ़ते हैं, डायरेक्ट जो रिक्वायर्ड में है वो काम करते हैं। प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज इन जर्नल। अब देखें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग एंट्री, ये सब अकाउंट इसमें जो है वो एडजस्टमेंट की नीड होती है। आप पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे तो ही आप ठीक तरीके से एडजस्ट उसमें इनकम स्टेटमेंट में, क्लोजिंग एंट्री में अमाउंट रिपोर्ट कर सकते हैं। विदाउट एडजस्टिंग एंट्री आप डायरेक्ट करना चाहें, ठीक है, अगर आप बहुत मतलब उसमें कहने के एक्सपर्ट हो गए अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि एडजस्टिंग एंट्री को एज अ टूल पहले कर लिया जाए, यानी कि पहले से रफ वर्किंग में एडजस्टिंग एंट्री बना ली जाए 1 बाय 1। तो आए ज़रा पहले 1 बाय 1 जल्दी एडजस्टिंग एंट्री पढ़ लेते हैं, और फिर क्लास में हमने इसके अकाउंट भी डिस्कस किए हैं। जिस अकाउंट को आप एडजस्ट करते हैं उसका टी अकाउंट का बैलेंस चेक किया करेंगे, प्लस हो गया, माइनस हो गया, एडजस्टमेंट के बाद बढ़ गया, कम हो गया। इसीलिए आपको टी अकाउंट पढ़ाए थे ताकि आप सही तरीके से सवाल को अटैम्प्ट कर सकें। तो अभी भी एग्ज़ाम में टाइम है, तो इस सवाल को अटैम्प्ट करने से पहले उसके लिए इस पे वर्किंग कर लें, काम कर लें। देखिए फर्स्ट वन देखिए क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड बाय ₹1500।
1500 रुपये इंश्योरेंस आपको क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। सवाल में अगर देखें क्या दिया हुआ है, सवाल में इंश्योरेंस देखें ये लिखा हुआ है, प्री पेड इंश्योरेंस की बात हो रही है। अच्छा, प्री पेड इंश्योरेंस कितने रुपए दिया हुआ है, 2000 रुपये दिया हुआ है। 2000 रुपये इंश्योरेंस एसेट में रिकॉर्ड किया हुआ है या एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया हुआ है, देखेंगे यहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है। प्रीपेड कौन सा अकाउंट होता है, एसेट, यानी कि एसेट रिकॉर्ड में है पहले से, तो हमें एसेट रिकॉर्ड नहीं करना है, हमें क्या रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। और डेटा में क्या रिकॉर्ड पढ़ें ज़रा, एक्सपायर बाय 1500, यानी कि इंश्योरेंस जो एक्सपायर हुआ है वो कितना हुआ, 1500 हुआ। 2000 में से 1500 का सचमुच बेनिफिट मिल गया, एक्सपेंस हो गया, तो कितना प्रीपेड बचा फिर आपका, 500 रुपये। तो क्या हमने प्रीपेड को रिकॉर्ड करना है, जी नहीं, हमने प्रीपेड को रिकॉर्ड नहीं करना। क्या रिकॉर्ड करना है फिर आपने, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। तो फिर आपका एक्सपेंस 500 रुपये है कि 1500 रुपये है, 1500 रुपये। तो फिर आपकी पहली एंट्री क्या होनी चाहिए, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 1500, और कौन सा अकाउंट, प्री पेड इंश्योरेंस क्रेडिट 1500 रुपये। एक्सपेंस को बढ़ा देंगे और एसेट को कम कर देंगे। एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड कर लेंगे, 1500 रुपये से, और प्रीपेड यानी कि एसेट को कम कर देंगे। ठीक है, अब देखें इस एंट्री में अगर नोट करें क्या हुआ, क्या इस एंट्री में एक नया टी अकाउंट बना। वो नया टी अकाउंट कौन सा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, और एक्सपेंस की पोस्टिंग डेबिट साइड पे कर दीजिएगा 1500 रुपये से। जबकि प्रीपेड कोई नया अकाउंट नहीं है, प्रीपेड इंश्योरेंस का टी अकाउंट पहले से सवाल में बना हुआ है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एडजस्टिंग एंट्री जब बनाएं तो उसको टी अकाउंट पहले बना के रफ वर्क पहले सॉल्व कर लें कि 2000 रुपये डेबिट में थे, इस एंट्री में प्रीपेड अकाउंट क्रेडिट हो गया 1500 रुपये से, तो 1500 क्रेडिट होने के बाद प्रीपेड का बैलेंस कितना बचा, 500 रुपये। नेक्स्ट में कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर ₹5000, यानी कि इस साल का जो फर्नीचर पे एक्सपेंस एस्टिमेट किया आपने डेप्रिसिएशन का वो कितना है, 5000 रुपये। एंट्री बनाएं, क्या एंट्री बनाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। दोनों अकाउंट नए बन गए, पहले से उसका फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ आपको सवाल में, ठीक है, सिर्फ फर्नीचर दिया हुआ है, लेकिन उसको फर्नीचर पहले से डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट नहीं है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, ठीक है, क्रेडिट साइड पे यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ कहीं भी। तो दोनों अकाउंट नए बन जाएंगे। एंट्री क्या होगी, एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 5000 से। नेक्स्ट पे कहते हैं सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 4200, ठीक है, पूरे साल का जो सैलरी एक्सपेंस वो कितना है, 4200 रुपये। जबकि क्वेश्चन में कर देंगे सैलरी एक्सपेंस कितने रुपये दिया हुआ पहले से, तो पहले से क्वेश्चन में कर देंगे सैलरीज एक्सपेंस दिया हुआ है कितना, 3500। अब देखें एक्सपेंस रिकॉर्ड किया इन्होंने एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया हुआ, 3500, और पेमेंट करने की इन्होंने एंट्री क्या पास की होगी, जब जिस वक्त इन्होंने सैलरी एक्सपेंस पे किया होगा तो एंट्री भी की होगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो एक्सपेंस का टी अकाउंट बन गया और एक्सपेंस का टी अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है 3500 रुपये। आप पर लाजिम है कि आप सैलरीज एक्सपेंस का पहले टी अकाउंट का बैलेंस लिखें डेबिट साइड पे 3500, तो 3500 पहले डेबिट साइड पे लिखें, आप लिख दिए, ठीक है। अब बताएं कि सैलरीज एक्सपेंस पूरे साल कितना बनता है, पूरे साल का फॉर द ईयर 4200, तो एक्सपेंस पहले से कितना रिकॉर्ड है, 3500, जबकि करना कितना है, 4200। तो बढ़ाना है या कम करना है, बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 700 को और इंक्रीज़ करना है। हमें कैसे पता इंक्रीज़ करना है, खुद देख लें, सैलरीज एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है, आपने कितना करना है एक्सपेंस 4200, तो ज़्यादा करना है। जब ज़्यादा करना है, बढ़ाना है, तो फिर एंट्री होगी डिफरेंस से, तो डिफरेंस निकाल के जो 700 बढ़ाना है। एक्सपेंस अकेला डेबिट नहीं होता, अलग अकेला नहीं बढ़ता है। अगर एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो एक्सपेंस को बढ़ाने के साथ साथ आप क्या रिकॉर्ड, लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करेंगे, और लायबिलिटी बढ़ती तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। अब देखिए इस एंट्री में जब आपने सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट किया 700 से, तो अब हमारा एक्सपेंस जो है वो 3500 नहीं रहा, 3500 में 700 रुपये डेबिट में रिकॉर्ड हो गए, डेबिट साइड पे आ गए। तो 3500 और 700 रुपये डेबिट करो, कितना हो गए, 4200 रुपये। जबकि इस एंट्री में एक नया अकाउंट बन गया सैलरीज पेबल का। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 3500, रेंट एक्सपेंस पूरे साल का रेंट एक्सपेंस कितना है, 3500 रुपये।
अगर सवाल में अगर देखो रेंट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड हुआ है, सवाल में अगर देखें तो ये लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है 4200 रुपये। देखो रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है 4200, ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है कितना इस वक्त 4200, जबकि डेटा में क्या कहते हैं रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 3500। पूरे साल का जो रेंट एक्सपेंस है वो कितने रुपए है 3500 रुपये। कम करना है बढ़ाना है? आई थिंक कम करना है। खुद देखो ज़रा कि 3500 करना है, रिकॉर्ड में कितना है 4200 रिकॉर्ड हुआ है, ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अगर आपने एक्सपेंस को ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है और कम करना है तो फिर जो पैसे एडवांस बचे डिफरेंस निकालें। तो 4200 और 3500 का इत्तेफाक ये है कि बाय चांस इत्तेफाक ये है कि इस एंट्री का अमाउंट भी कितना रुपया है 700 रुपये है। लेकिन अब की बात जो 700 रुपये है ना, ये मज़ीद पैसे देने नहीं है, बढ़ाना नहीं है ख़र्चा, बल्कि ख़र्चा कम करना है। हमने एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया था, तो अब जो एक्सपेंस कम करना तो एंट्री बोलिएगा प्री पेड रेंट डेबिट एंड रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। प्री पेड रेंट डेबिट कितने से 700 और एक्सपेंस क्रेडिट कितने से 700 से। ठीक है, प्री पेड क्यों सोचा आपने? क्योंकि हमने एक्सपेंस को ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। कितना रिकॉर्ड किया हुआ है 4200, जबकि एक्सपेंस करना कितना है 3500। एक इंटेलिजेंट और एक अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा, इन दो डेटा को अच्छी तरह पढ़ेगा, देखेगा कि इन दोनों डेटा में डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है। देखिए आसान सी बात समझा दूँ कि इन दोनों डेटा में क्या डिफरेंस आया। पहले वाले में लिखा था सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर, देखिए इतना क्या था एक्सपेंस रिकॉर्ड कम किया हुआ था, बढ़ाना था, तो बढ़ाने के लिए हमने डिफरेंस निकाला 700 रुपये हमने पेबल रिकॉर्ड कर लिया, एंट्री बना दी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेबल क्रेडिट। और दूसरे वाले में फ़र्क क्या है, दूसरे वाले में फ़र्क यह है कि पूरे साल का एक्सपेंस कम करना है, इतना करना है, जबकि पहले से आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है 4200, ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, कम करना है। कम करने के लिए क्या करेंगे, कम करने के लिए फिर आप प्रीपेड रिकॉर्ड करेंगे। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अच्छा, इस एंट्री के बाद अगर देखेंगे रेंट एक्सपेंस एंट्री में क्रेडिट हो गया, जब क्रेडिट हो गया ना तो अब वो 4200 नहीं रहा, अब वो 3500 कम हो गया है, सॉरी 700 रुपये कम हो गया, तो वो कितना रह गया 3500 रह गया। ठीक है, अगली एंट्री में कहते हैं ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड ₹2000। ठीक है, अब सवाल में अगर देखो ऑफिस सप्लाईज़ का बैलेंस इसका कितना रुपये 5000 है। पहले से ऑफिस सप्लाईज़ हमने रिकॉर्ड की हुई है, कितना रिकॉर्ड किया, एसेट रिकॉर्ड किया 5000 का, तो हमारा एसेट था। ऑफिस सप्लाईज़ जब हमने परचेज़ की होंगी तो हमने क्या एंट्री पास की होगी, ऑफिस सप्लाईज़ को डेबिट किया होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट किया होगा। ऑफिस सप्लाईज़ ख़रीद के लेकर आए तो ख़रीदने की आपने एंट्री बनाई होगी ऑफिस सप्लाईज़ डेबिट कैश क्रेडिट। बहरहाल आपने इसको कहाँ रिकॉर्ड कर लिया, एसेट में रिकॉर्ड कर लिया या एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया? आई थिंक आपने इसको एसेट में रिकॉर्ड किया ना। ऑफिस सप्लाईज़ कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है। तो साल के आखिर डेटा पढ़ें क्या लिखा हुआ है, ऑफिस सप्लाईज़ ऑन हैंड 2000। सप्लाईज़ ऑन हैंड मीन्स क्या होते हैं कि साल के आखिर में हमारा एसेट कितना बचा है 2000 बचा। परचेज़ कितना किया, परचेज़ हमने किया है 5000। 5000 में से 2000 का बेनिफिट नहीं मिला। जब 5000 में से 2000 का बेनिफिट नहीं मिला तो बाकी एक्सपेंस हो गया। तो कितना रुपये एक्सपेंस हो गया 3000। हमने एसेट रिकॉर्ड करना है या एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है? हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि एसेट तो रिकॉर्ड में है पहले से। जो वो सप्लाई जो एसेट रिकॉर्ड हुई हुई हमें उसकी फ़िक्र नहीं करनी है, बल्कि वो सप्लाई जो एक्सपेंस हुई है हमें उसकी फ़िक्र करनी है। और एसेट बचा है कितना है 2000, तो हमें उस 2000 की फ़िक्र नहीं है, हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है 3000। तो एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस सप्लाईज़ एक्सपेंस डेबिट। देखें ये एंट्री, ऑफिस सप्लाईज़ एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज़ क्रेडिट। एक्सपेंस को बढ़ा देंगे, एसेट कम कर देंगे और हमारी एंट्री होगी कितने से पास होगी, ये एंट्री होगी 3000 से। एंट्री होगी ऑफिस सप्लाईज़ एक्सपेंस डेबिट ऑफिस सप्लाईज़ क्रेडिट 3000 से। ठीक है, तो ये इस सवाल की एडजस्टिंग एंट्री कर ली है। अब एडजस्टिंग एंट्री क्यों बना के दिखाई है आपको, सवाल में रिक्वायर्ड थी, सवाल में रिक्वायर्ड नहीं थी, तो इसलिए बना के दिखाई है ताकि अब जो नेक्स्ट रिक्वायर्ड सवाल की क्लोजिंग एंट्री बनानी है, तो क्लोजिंग एंट्री में ये सारे अकाउंट देखो एडजस्ट होंगे और एडजस्ट होके ही लिखे जाएंगे। तरीका तो आपको पता है फॉर्मेट कि क्लोजिंग एंट्री में क्या करते हैं, सारी आमदनियाँ सारे खर्चे क्लोज़ करते हैं, ऑल रेवेन्यू और एक्सपेंस क्लोज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन क्लोज़ करने के लिए उनकी एक्चुअल फिगर्स भी होनी चाहिए। अगर आप सवाल से देख के डायरेक्ट कॉपी कर देंगे तो गलत होगा। वो हर अकाउंट एडजस्टिंग एंट्री में जो अकाउंट एडजस्ट हुआ है
उसको देखें कि वो बैलेंस क्या हुआ, प्लस हुआ माइनस हुआ। जैसे पहली एंट्री में देखें इंश्योरेंस एक्सपेंस एक नया एक्सपेंस बन गया, तो ये भी काउंट कर लें। दूसरी एंट्री में देखें एक नया एक्सपेंस बन गया। तीसरी एंट्री में अगर देखें सैलरी एक्सपेंस का बैलेंस बढ़ रहा है। चौथी एंट्री में देखें रेंट एक्सपेंस का बैलेंस कम हुआ है, इसको एडजस्ट किए कम कर दें, माइनस कर दें। पाँचवीं एंट्री में एक नया खर्चा बढ़ गया, और इस तरह से अब अपने एक्सपेंस काउंट कर लें कितने हैं। क्लोजिंग एंट्री पास कर लेते हैं। चलिए देखें क्लोजिंग एंट्री में क्या करते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट बना के सारे एक्सपेंस क्लोज कर देते हैं। इसका शॉर्ट नेम क्या है, इनकम समरी भी है, इसको हम इनकम समरी भी कहते हैं और इसको हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी कहते हैं। तो ये अमाउंट कैसे आया है, जो आपने पहले अमाउंट डेबिट में लिखा हुआ है, इस अमाउंट की अभी आपने फिक्र नहीं करनी। ये अमाउंट कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, ये बात की बात है, ये अमाउंट बाद है। पहले आपने सारे वन बाय वन क्या करने हैं, सारे अकाउंट क्रेडिट करने हैं। जैसे बिगनिंग इन्वेंट्री है डेबिट थी, क्रेडिट कर दें। परचेज डेबिट थी, क्रेडिट कर दें। सैलरी एक्सपेंस भी क्रेडिट कर दें, रेंट एक्सपेंस भी क्रेडिट कर दें, इंश्योरेंस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इन केस यानी कि सारे जितने भी एक्सपेंस अकाउंट हैं सब क्रेडिट कर दें। और इन सब को क्रेडिट करने के बजाय प्लस कर लें, टोटल कर लें। तो इन सब का टोटल करने के बाद यहाँ पे अमाउंट लिख दें डेबिट साइड पे। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं, इनकम समरी अकाउंट। इनकम समरी एंट्री में क्या हो गया, डेबिट हो गया, यानी इस एंट्री में इनकम समरी डेबिट। ये अमाउंट कैसे आया, इन सबको प्लस करके आया। ये जितनी भी अमाउंट है इन सबको प्लस करके यहाँ लिखेंगे, तो ये अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। सही। हाँ, एक्सपेंस आपने एडजस्ट कैसे किए, देखें सवाल में अगर देखें, सवाल में सैलरी एक्सपेंस कुछ और लिखा हुआ था, फिर हमने इसको एडजस्ट किया। सवाल में अगर देखें 3500 था, तो आपने इस वाली एंट्री में बढ़ा दिया। आप इसके अकाउंट बैलेंस बना के चेक भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जिन अकाउंट को जैसे अगर डायरेक्ट आपको समझ में बात में नहीं आ रही कि एंट्री में एक्सपेंस कैसे बढ़ रहा है कैसे कम हो रहा है, तो इनके पर्टिकुलरली टी अकाउंट सबके हैं, सबके टी अकाउंट्स हैं। जिन अकाउंट को हमने एडजस्ट किया उनको बना के देख सकते हैं, तो बैलेंस प्लस माइनस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस हमने क्रेडिट कर दिए, ये अकाउंट डेबिट हो गया, इनकम समरी। नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट क्लोज कर दो, सेल अकाउंट डेबिट कर दिया, परचेज रिटर्न क्रेडिट डेबिट कर दो, और एंडिंग इन्वेंट्री एक एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, सेल्स क्लोज कर दिया, परचेज रिटर्न क्लोज कर दिया, और जबकि एंडिंग इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, उसको एक एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने से क्या होगा, ये कि आपका एसेट बढ़ जाएगा और बाकी सारे जो अमाउंट है वो क्लोज हो गए, और टोटल कर लेंगे कितना हो गया, 4,30,000। अब डिफरेंस मालूम कर लें। देखिए ये क्रेडिट साइड भी कितने हैं, 4,30,000 है, और ये डेबिट साइड भी देखें कितने हैं, ये 2,87,200। ये हम ये कह सकते हैं, ये हमारी क्या है, मजमूई आमदनी है, टोटल रेवेन्यू हमारी है, टोटल रेवेन्यू। और ये टोटल एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, देखो ये। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दो। क्लोजिंग एंट्री से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस की नेट इनकम या नेट लॉस मालूम कर सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस मालूम कर सकते हैं। इस वक्त इस सवाल में इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड में नहीं है, लेकिन अगर आप घर से प्रैक्टिस करना चाहें, होमवर्क करना चाहें सॉल्व करके, तो प्रॉफिट या लॉस मालूम कर सकते हैं। और एग्जैक्टली आपका प्रॉफिट भी कितने रुपए आएगा, इतने रुपए आएगा, 1,42,800। ठीक है, इस आंसर से मैच करेगा। क्लोजिंग एंट्री अगर एग्ज़ाम में आती हैं और आपने की हैं, ठीक है, तो क्लोजिंग एंट्री और इनकम स्टेटमेंट दोनों के आंसर एक जैसे होंगे। इनकम स्टेटमेंट से भी अगर आपका आंसर आया 1,42,800, तो यही आंसर आपको क्लोजिंग एंट्री से भी आना चाहिए। ये आंसर आया कैसे, 142, कैलकुलेटर में लिखें 4,30,000 माइनस करें 2,87,200, दोनों साइड माइनस कर दें, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। ठीक है, और ये आंसर आ गया 1,42,800। दिस इज़ क्या है, ये प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। और इस नेट प्रॉफिट को कौन से अकाउंट में जाना चाहिए, कैपिटल के अकाउंट में जाना चाहिए। इससे क्या होनी चाहिए, एंट्री कैपिटल बढ़ जाएगा, और ये अकाउंट क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या बनाएंगे, इसको हम कह सकते हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। और शॉर्ट नेम भी आप यूज़ कर सकते हैं इनकम समरी। लेकिन अगर आप इनकम समरी का वर्ड यूज़ करते हैं, फिर हर जगह इनकम समरी यूज़ कीजिएगा, ये ना हो पर यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और। फिर यहाँ भी आप लिखें इनकम समरी अकाउंट, यहाँ भी आप लिखें इनकम समरी अकाउंट, फिर यहाँ भी आप लिखें इनकम समरी अकाउंट। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। क्लोजिंग एंट्री के बाद सारे अकाउंट में क्लोज कर दिए, क्या बचा हमारे पास, ऑल एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी।
अब बहुत ही सिंपल बात है कि कैश का बैलेंस कॉपी कर दें, सवाल में गिवन है, रिसीवेबल कॉपी कर दें, इन्वेंट्री कौन सी वाली, अब इन्वेंट्री एंडिंग वाली पिछले साल की एंडिंग इन्वेंट्री अब वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री बनने जा रही है, ठीक है। तो पिछले साल की एंडिंग इन्वेंट्री इस साल की अब ये क्या बन जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट लिखिएगा, क्योंकि क्लोजिंग एंट्री में देखो क्लोजिंग एंट्री में ये अकाउंट क्लोज हो गया, आपकी जो बिगनिंग इन्वेंट्री थी 70,000 वो तो हमने क्लोज कर दी है, अब वो इन्वेंट्री यहाँ पे नहीं आएगी, ये ख्याल कीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे बिगनिंग इन्वेंट्री दी हुई थी, लेकिन अब वो क्लोज हो गई है, अब उसकी जगह क्या आ गया, अब उसकी जगह यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री ले लेंगे। ऑफिस सप्लाई सवाल में तो 5,000 की थी, पर यहाँ पे 2,000 क्यों लिखी हुई है, क्योंकि क्लोजिंग एंट्री में एक्सपेंस क्लोज हो गया है और एक्सपेंस हुआ कितना 3,000, तो ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस कितने रुपये रह गया 2,000, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ तो 500 लिखा हुआ, जबकि एक्सपेंस जबकि सवाल में प्रीपेड 2,000 रुपये था, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस सवाल में एडजस्ट हुआ है। एडजस्टिंग एंट्री में देखो प्रीपेड की हमने प्रीपेड को कम किया था, क्रेडिट किया था, कितने रुपए क्रेडिट किया, 1,500 रुपये क्रेडिट किया था, तो 2,000 में से 1,500 माइनस कर दो, कितने रहेगा इसके बैलेंस, इसका बैलेंस रह गया आपका 500 रुपीज़ का। एक नया अकाउंट रिकॉर्ड में आया था प्रीपेड रेंट, जब आपने एक्सपेंस कम किया था। और एक फर्नीचर का बैलेंस सवाल में गिवन है, फर्नीचर को आपने डेप्रिशिएट किया 5,000, अकाउंट पेबल गिवन है, सैलरीज पेबल एक नई लायबिलिटी रिकॉर्ड की है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में कैपिटल कौन सा लिखेंगे, कैपिटल वो लिखेंगे जो प्रॉफिट से बढ़ गया है, बढ़ने के बाद आया है, ठीक है। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ने के बाद कितना आया है, ये आया बस 2,92,800, ठीक है। क्योंकि सवाल में अगर देखें कैपिटल कुछ और था, सवाल में कैपिटल कितना था, सवाल में रेहान कैपिटल था 1,50,000, तो यहाँ पे चेंज क्यों लिखा हमने, चेंज इसलिए लिखा क्योंकि प्रॉफिट ऑनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, और प्रॉफिट ऑनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के बाद कैपिटल बढ़ गया है, तो प्लस करके लिखेंगे 292,800, और दोनों साइड को प्लस कर लें, टोटल कर लें, बराबर हो गया। देखिए 9A और 9B ये दोनों सवाल भी डिस्कस हो गए। 9A की फर्स्ट रिक्वायर्ड थी क्लोजिंग इंट्रीज और 9B की रिक्वायर्ड थी पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इस क्वेश्चन की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका आंसर जो है वो चेक हो जाए। बल्कि क्वेश्चन नंबर 10 में, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, बैलेंस शीट एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यही लिखा हुआ है, यूज़ द डेटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, देखें कि यूज़ द डेटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने आपको डेटा यूज़ किया, सब कुछ वही चीज़ है। प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अब देखें हमने क्लास में आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की ही प्रैक्टिस करवाई थी पहले, फिर एडजस्टिंग एंट्री, फिर इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट। और देखें इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर बैलेंस शीट इन रिपोर्ट फॉर्म। अच्छा डायरेक्ट उन्होंने बैलेंस शीट मांगी है, तो इनकम स्टेटमेंट क्यों नहीं मांगा, वहाँ से नेट प्रॉफिट हम लोग मालूम करते थे, वो लिखते थे हम, वो कहाँ से आएगा, क्लोजिंग एंट्री से आपने क्लोजिंग एंट्री में सारी आमदनियाँ खर्चे क्लोज किए हैं, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। एनीवे पहले तो इस सवाल में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रिक्वायर्ड है, तो एडजस्टिंग एंट्री तो आपने पहले से की हुई है, अब आप सिर्फ की सीक्वेंस के साथ इसका प्रॉपर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कॉपी कर दें। तो क्वेश्चन में अकाउंट गिन लो, क्वेश्चन में अकाउंट कितने बन रहे हैं, बाद में कितने रिकॉर्ड में आए, देखें क्वेश्चन के इसके अपने अकाउंट गिन लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13, तो 13 अकाउंट सवाल में दिए हुए हैं। 13 अकाउंट में अगर देखो टैली एंट्री में रिकॉर्ड में है एक्सपेंस 14, ठीक है, 15 16 17 और ये 18 और ये 19, टोटल जगह देखो 19 अकाउंट बनने चाहिए हमारे इसमें, और टोटल जो है वो देखें 19 अकाउंट ये रहे, पूरा सीरियल नंबर देखें 19 तक के हमारे अकाउंट आ रही हैं। बस प्रॉपरली इसको क्या करें, डेटा इसको अरेंज कर लें, पहला अकाउंट कैश, कैश के बाद रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखें, सप्लाईज लिखें, प्रीपेड लिखें, फर्नीचर लिखें, अलाउंस लिखें। यहाँ तक हमारे सारे क्या हो गए, यहाँ तक हमारे सारे जितने भी एसेट्स से कंप्लीट हो गए। कहाँ से लेकर, कैश से लेकर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तक हमारे कितने अकाउंट हैं, सारे ये अकाउंट हैं, ये सारे हमारे क्या है, एसेट अकाउंट है। अब लायबिलिटी की बारी है, तो लायबिलिटी को अरेंज कर लो, अकाउंट पेबल है, सैलरीज पेबल है, 2 लायबिलिटी अकाउंट। फिर कैपिटल को ऑनर इक्विटी अकाउंट है वो दे लो, कैपिटल अकाउंट है। फिर रेवेन्यू अकाउंट है, सेल्स है, सेल्स के बाद फिर सारे एक्सपेंस के अकाउंट है।
एडजस्टिंग एंट्री आपने बनाई हुई है और मशवरा आपको यही है कि आप पहले एडजस्ट उसके टी अकाउंट बना के पोस्टिंग करके फिर आगे बढ़िएगा ताकि आपको सवाल की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद लास्ट रिक्वायर्ड क्या है, इसकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या करते हैं, एसेट साइड रिपोर्ट करते हैं और इक्विटी साइड रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट फॉर्म उन्होंने बोला है, रिपोर्ट फॉर्म क्या होती है, रिपोर्ट फॉर्म ये होती है कि आप बस एसेट्स और इक्विटीज़ को आप आमने सामने ना करें। पहले हम क्या करते थे, एसेट्स को लेफ़्ट साइड पे और राइट एसेट इक्विटीज़ को राइट साइड पे किया करते थे। अब ऐसा नहीं करना, बस आपने टॉप पे हेडिंग देनी है और चलते जाएं इस तरह से। जब आपके टोटल एसेट्स आ जाएं तो उसी इक्विटीज़ को आपने इसी के नीचे से स्टार्ट करना है। इक्विटीज़ की हेडिंग आपने इसी के नीचे से देनी है, एसेट्स के ही नीचे से हेडिंग देनी है यहाँ से। यानी आपकी नेक्स्ट लाइन यहाँ से इक्विटीज़ आनी चाहिए, अगली लाइन यहाँ से, और इसी तरह इसको पूरे पेज पे वर्टिकल शेप में चलते जाएं। लेकिन बस पहले हम उसको टी शेप में बनाया करते थे बैलेंस शीट में, एसेट इधर इक्विटी इधर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रिपोर्ट फॉर्म में कहा है बनाने को तो फिर आप रिपोर्ट फॉर्म ही बनाइएगा। रिपोर्ट फॉर्म कैसे, पहले एसेट्स का साइड का ऊपर और फिर उसके उसी के नीचे से इक्विटी साइड स्टार्ट कर दें। अच्छा, करंट एसेट्स आप अरेंज कर लें, कैश है, रिसीवर है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कौन सी रिपोर्ट करते हैं, याद रखिए, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री रिपोर्ट करते हैं एंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ख्याल कीजिएगा इसका। और इसके अलावा इस तरह से ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस कितना लिखेंगे, एडजस्टमेंट के बाद जो बैलेंस है वो लिखेंगे, प्रीपेड का बैलेंस देखेंगे और प्रीपेड रेंट का बैलेंस लिखेंगे। टोटल करंट एसेट्स को प्लस करके उसका आंसर लिखें, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, सही है। इसका टोटल करंट एसेट ये लिखा हुआ टोटल। फिर इसी तरह नॉन करंट की हेडिंग दें। नॉन करंट में क्या है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, और दोनों को माइनस करके अब आखिर में इन दोनों को प्लस करना है, 2,71,200 ये, और इसके बाद ये जो है रकम प्लस करके 45,000, ये आपका आंसर आ गया 3,16,200। ये आ गया एसेट साइड का आंसर। अब रिपोर्ट फॉर्म बोला तो इक्विटी साइड को उसके साइड से इसके वहाँ पे स्टार्ट नहीं करें, बल्कि इसी के नीचे से हेडिंग दें, टोटल एसेट्स के नीचे ही है। मेरे पास स्लाइड ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ, तो इसलिए आप जो है ना उसको एज्यूम करें कि इक्विटी साइड जो है वो इसी के नीचे से शुरू है यहाँ से, ठीक है। तो इक्विटी साइड पे पहले लायबिलिटी लिखें, अकाउंट पेबल लिखें, सैलरी पेबल लिखें, 2 लायबिलिटी के सवाल में टोटल लायबिलिटी लिखें, ऑनर इक्विटी में कैपिटल लिखें। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, जबकि आपने इस सवाल में इनकम स्टेटमेंट तो बनाया भी नहीं है, 142,800। तो रिमेंबर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 का डेटा यूज़ करना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप ऑलरेडी नेट प्रॉफिट मालूम कर चुके हैं बाय दी हेल्प ऑफ क्लोजिंग एंट्री 142,800, ठीक है। तो यही नेट प्रॉफिट आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैपिटल में प्लस करते हैं। तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट में इजाफा हो गया, टोटल ऑनर इक्विटी कितनी आ रही है, 2,92,800। अब लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी आंसर क्या आ रहा है, 3,16,200, 3,16,200। और एसेट साइड भी अगर देखें कितनी आ रही है, 3,16,200, ठीक है। तो कोशिश की है कि आज देखें इस क्वेश्चन पेपर में हमने जो है वो तमाम क्वेश्चन डिस्कस करना है अच्छी तरीके से। आप प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें। अकाउंटिंग के पेपर में सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाएं, मैक्सिमम 90s, 95, 98, 100 आउट ऑफ 100 इसके लिए लड़ें, फ़ाइट करें, ठीक है। नंबर्स उसको जो ना आप रिक्वायरमेंट्स जो है वो सारी कंप्लीट करें, तमाम चैप्टर्स से अपना जो है वो क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करें, प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम से पहले। और जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन की रिक्वायर्ड क्या पूछी गई है। इस सवाल की रिक्वायर्ड में 2 रिक्वायर्ड थी, वो हमने आपको बना के दिखाई। हर क्वेश्चन की रिक्वायर्ड पढ़ा करें कि रिक्वायर्ड में क्या मांगा गया। और एग्ज़ाम में तो आपको देखें सारे क्वेश्चन आते होंगे, आप अपने बेस्ट वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा जो आपको अच्छे से आते हो। जैसे अगर सेक्शन बी है, आपको 4 सवाल करने शॉर्ट हैं, और आपके पास जो है वो चॉइस 2 और 3 मज़ीद आपके पास सवाल है, लेकिन आपने वो बेस्ट 4 क्वेश्चन करें जो आपको अच्छे से आते हैं। इसी तरह सेक्शन सी में भी ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, 10 है, लेकिन ये ख्याल कीजिएगा कि ए और बी पार्ट मिलाएंगे तो आपका एक सवाल काउंट होगा। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं आप, तो क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए फिर आपको ए बी और बी दोनों की चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, तो फिर 9 में आपको क्लोजिंग एंट्री भी करनी पड़ेगी और पोस्ट क्लोजिंग भी करना पड़ेगा,
ठीक है। तो ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में एक रिक्वायर्ड आपको आती हो दूसरी ना आती हो, तो उससे बेहतर ये है कि एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करें, एंट्रीज उसकी एडजस्टिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है, तमाम चीज़ों को पढ़ें, बैठ के सॉल्व करें और मेहनत करें, अकाउंटिंग में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। ठीक है।